अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाली कमेटी को, मदर सोशल फाउंडेशन। हड़पसर विधानसभा के इलेक्शन के ताल्लुक से मैं समझता हूँ कि ये तीसरी मीटिंग हो रही है। पहले 2 मीटिंग हो चुकी, ये तीसरी मीटिंग हो रही है। और ये तीसरी मीटिंग का जो मकसद यहाँ पे बताया गया कि एक ऐसा उम्मीदवार चुना जाए जिसको सभी समाज के जो जिम्मेदारान है, ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि हड़पसर विधानसभा के सभी समाज के जो जिम्मेदारान है, उसकी मकबूलियत हासिल हो या वो उसकी मकबूलियत हासिल करने में कामयाब हो सके। हड़पसर विधानसभा एकमात्र ऐसा विधानसभा है पूना शहर के अंदर और पूना जिले के अंदर और पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर जहां पर मुस्लिम समाज अपने दम पर चुन के आ सकता है। शोलापुर सेंट्रल के बाद जो नजर है लोगों की, वो हड़पसर विधानसभा पे है। मैं खुद एक इच्छुक उम्मीदवार हूं। हमने ये कई बार हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और दीगर मीडिया चैनल्स पे ये क्लियर स्टेटमेंट दिया था, और पिछली 2 मीटिंग में भी, कि महाविकास आघाड़ी जो मुख्य विरोधी पक्ष है फिलहाल विधानसभा के अंदर, कांग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गढ़ और शिवसेना उद्धव ठाकरे गढ़, वो एक मुस्लिम उम्मीदवार हड़पसर के अंदर अनाउंस करे। अगर वो महाविकास आघाड़ी से हमने क्लियर अपील किए थे कि हड़पसर विधानसभा के अंदर एक मुस्लिम उम्मीदवार दिया जाए। अगर महाविकास आघाड़ी मुस्लिम उम्मीदवार यहां नहीं देती है तो मजबूरन हमको समाज के तरफ से एक उम्मीदवार यहां देना बहुत जरूरी है। उस उम्मीदवार के ताल्लुक से ये मीटिंग रखी गई है और यहाँ पे बाकी जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो इंशाल्लाह अपनी बात रखेंगे। मुद्दे की बात यह है कि मैं अगर कुछ काम कर रहा हूँ, 5-10 हजार आधार कार्ड बना रहा हूँ, एडवोकेट तौसीफ साहब मुस्लिम लोगों के केसेस लड़ रहे हैं, आंदोलन लीड कर रहे हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी के अफरोज मुल्ला साहब कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं, तो क्या बस इतने भर से हम निवड़ के आ जाएंगे, चुन के आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम चुन के तब आएंगे जब समाज का पूरा तबका, सभी जिम्मेदार, कॉरपोरेटर्स, उलमा इकराम, सोशल वर्कर्स जब एक जगह आ करके एक कैंडिडेट के लिए काम करेंगे तो बिल्कुल हम यहाँ पे उस कैंडिडेट को जिता सकते हैं। वो कैंडिडेट हम में से कोई भी हो सकता है, वो कैंडिडेट मैं हो सकता हूँ, वो कैंडिडेट कोई और हो सकता है। उसकी चयन के लिए हम एक बेहतर चर्चा कैसे कर सके, उस ताल्लुक से मैं समझता हूं ये मीटिंग अगर आगे बढ़े तो हम इस पे एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं। मैं बाकी स्पीकर से भी और इच्छुक उम्मीदवार से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो भाषण ना करते हुए एक ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान आउट करे जिसमें मुसलमान इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद होकर के एक उम्मीदवार को यहां से आमदार बनाए। वाकिरुद्दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत कि भाई जिस जगह हम लड़ते हैं वहाँ के जिम्मेदारों की राय लेना बहुत जरूरी है। आगे कस्बा विधानसभा से इच्छुक उम्मीदवार चंदादा साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं कस्बा विधानसभा से पहले अपक्ष उम्मीदवार लड़ा हूँ वोट निवडणूक के अंदर। अभी और इलेक्शन आया है, उसके अंदर भी मैं जो सेक्युलर पार्टी है, जो हमारे लिए काम करती है हर समाज के लिए, वो हमें मुझे टिकट देगा तो मैं उनके टिकट पे खड़ा रहूंगा। और मेरा मकसद ये है खड़े रहने का कि संविधान के अंदर हक दिया है, टाटा, बाटा, अडानी, अंबानी वो भी एक मत दे सकता और मेरे जैसा मीडियम क्लास का आदमी भी एक मत दे सकता और एक मत ले सकता। जो ये राजकारण 70-75 साल से चला है कि एक मारने का इशारा करता है और एक हाथ फिराने का इशारा करता है। जैसे कि मुस्लिम समाज की आज ये हालत हो गई, एक डराता है और एक हाथ फिराता है। ऐसा नहीं है, ये देश कायदे से चलता है, संविधान से चलता है। इस देश के अंदर मैं पैदा हुआ हूं, इस देश के अंदर क्या रहना, कैसा रहना है, क्या खाना है, मेरा धर्म पे चलना है। मैं हर तरीके से मैं इलेक्शन में भी खड़ा रह सकता हूँ। इलेक्शन के अंदर ऐसी फिजा बनाए, मानसिकता ऐसी बनाए
कि इसको बहुत पैसे वाला लगेगा, ऐसा भी नहीं है, इसको बहुत बड़ा भाई लगेगा। और अकेला आदमी भी इलेक्शन लड़ सकता है। 17 के अंदर मैंने अकेला आदमी इलेक्शन लड़ा हूं और मत मिले, क्योंकि इलेक्शन लड़ना इसके लिए है कि हमारे जो मसले मसाइल है, काम है, ये मुझे मालूम है। हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी सपोर्ट कर देते हैं, जैसा कि अभी लोकसभा के अंदर करे, पूरे लोगों ने अपने मस्जिदों से, अपने मोहल्ले से सब महाविकास आघाड़ी को दिए। महाराष्ट्र के अंदर एक मुसलमान को खासदार बनाने के टिकट नहीं दिए, तो हमारे जो मसले हैं वो उधर कौन पहुंचाएगा? हमारे जो भी मसले हैं वो कौन पहुंचाएगा? हमारे मसले तुम और मैं पहुंचा सकते। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर मेरा पाकिट घर के अंदर है और मैं यहाँ जेब पे ढूंढ रहा हूं, कयामत तक वो मेरा पाकिट किसी का मिलेगा नहीं। मुझे चुनकर आना है, वहां सभा घर के अंदर जाना है, विधान भवन के अंदर जाना है, लोकसभा के अंदर जाना है। मेरे जो मसले हैं, जो हमको डराया धमकाया जा रहा है, मुसलमान समझ के मारा जा रहा है, ये उठाने वाले को हम लोगों से, हमारे साथ में दुजाभाव हो रहा है, हमको धमकाया जाता है, हमको डरकाया जाता है। इसके लिए मेरा मकसद है कि ये संवैधानिक अधिकार है हमारा, इसके लिए बहुत बड़ा शोर शराब की जरूरत नहीं है। और मैं चुन के आया, जो आमदार चुन के आए, तो मैं पब्लिक सर्वेंट हो गया। क्या हुआ? पब्लिक के लिए मैं सर्विस करने के लिए आया हूं, पब्लिक के काम के लिए आया, मैं मेरे काम के लिए नहीं आया। ऐसा उसका मकसद। मगर इसका जो दिशा भूल करे है, ये सब पैसे वाले का काम है। जैसे कि ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, ऐसे चल रहा है। अंग्रेज चले गए और काले लोग आके राज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने अधिकार को, हक के लिए हम लोग अपनी कौम के लिए इस काम को करना है, क्योंकि हमें फ्यूचर बताना है कि हमारे बच्चे लोग को, जैसे हमारे बाप दादा ने हमको बोले कि डायरेक्ट बोलते कि पंजा जो पता है, पंजे ने क्या करी, कांग्रेस ने क्या करी, ये डराने का काम करी। तो उस एतबार से मेरा मकसद ये है कि मैं इसके लिए उत्सुक है कि हमारे में से कोई उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी, जैसे कि हमारे मुख्तार भाई शेख मांग रहे टिकट उधर, तो उनको टिकट दिए तो हम मुख्तार भाई का भी काम करने के लिए तैयार है। महाविकास आघाड़ी से जो हमने उम्मीद लगाए थे कि पूरे 2 सीट मांग रहे, पुणे से, हड़पसर से भी मांग रहे और कस्बे से मांग रहे, तो जहां से भी देंगे, मेरी जांच से मैं खुद कह रहा हूं कि मैं वो जो कैंडिडेट है, जान माल वक्त उनके साथ में लगाने की कोशिश करूंगा। कभी नहीं दिए तो मैं अपक्ष उम्मीदवार बनने के लिए तैयारी करूंगा इंशाल्लाह। ये बोल के खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। अभी कैंटोनमेंट से भी एक उम्मीदवार आए, राजू भाई सैयद। मैं मुद्दबाना गुजारिश करूंगा, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले भाइयों से, हमारे जिसने ऑर्गेनाइज किया, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके एक मंच बनाया जहां पे खुली आवाज से हमारे मुसलमान भाई आवाज उठा सकते हैं और सही कैंडिडेट चुनने के लिए उनको ये मौका मिला है। मैं शुक्रगुजार करता हूं हर किसी का जो यहाँ पे आया है, जो इच्छुक उम्मीदवार यहाँ पे है, उनको गुड लक। मैं सैयद दिलावर अब्दुल करीम, मैं हूं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक केडर। आज एक केडर के हैसियत से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से हम जुड़े 4 साल पहले पूना में। तो पूना से हमारे पास एक आइडियोलॉजी वाली पार्टी होने की वजह से हमारा एक मिशन है, हमारा एक विजन है। अब तक हम समझते हैं कि अब तक हमने सपोर्ट किया, अलायंस किया, लोगों को ताकत दी। अब हम सोचते हैं कि ताकत हम जिसको दे रहे, पता चलता है कि उसको जिता के लाते और वो सवेरे किसी और के पास चला जाता, तो हमारी मेहनत बेकार हो रही। तो अब ये सब देखने के बाद में, एक्सपीरियंस करने के बाद में, हमने सोचा कि जबकि हम, हमारी आइडियोलॉजी पार्टी है, एक आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं हम लोग, तो क्यों ना हम खुद कॉन्टेस्ट करें। अब लोग बोलेंगे क्या जरूरत है कि भाई यहाँ पे दूसरी पार्टियां भी है, ये वोट खाएंगे, वोट काटेंगे, लेकिन मुझे मैं बताना चाहता हूं, और ये सब समझते हैं जिम्मेदार, अगर हम लड़ेंगे नहीं तो सामने आएंगे कैसा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को अब तक लोग संस्था समझते, लोग समझते कि ये लोग खाली सिक्योरिटी के लायक है और वॉलंटियर करने के मजबूत है। हमारी मैं बताना चलूं कि हम लोग एक केडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। 3500 से ज्यादा केडर आज पूना में मौजूद है, जो फ्री फंड, फी सबीलिल्लाह काम करते, एक आवाज पे जुड़ते। सबसे ज्यादा
आज जब बात निकलती है कि इलेक्शन लड़ना है तो सबसे पहले सवाल आता है कि पैसा किसके पास है, दूल्हा कौन बनेगा, पैसा, ताकत, पहचान, गाड़ी, बंगला किसके पास रहेगा। मैं बनाना चाहूंगा आप लोगों को कि क्रांति भूखे पेट आई थी। तौसीफ भाई, क्रांति जो है वो भूखे पेट आई थी, पैसे से नहीं आई थी। तो इसमें पैसा, काबिलियत, शक्ल, हुनर कोई काम मायने रखता नहीं। तो हमने एक पार्टी की आइडियोलॉजी होने की वजह से हमने हमारे 3 कैंडिडेट का नाम हमने हमारे नेशनल में दिया है। हमारा शूरा सिस्टम है, तो शूरा सिस्टम में हमने स्टेट को हमारे 3 लोगों के नाम दिए हैं। उसमें से 2 नाम मैं ओपन करना चाहूंगा अभी आपको। एक तो मैं हूं और एक है अजहर तंबोली। अजहर तंबोली साहब को शायद सब जानते हैं कि इन्होंने हर लड़ाई, हर तंजीम के साथ, हर पार्टी के साथ में आगे चढ़ के, लीगल फाइट हो या सियासी मसला हो, इन्होंने आगे चल के काम किया। इन्हीं के अंदर हम ट्रेन होके 2014 से लेके, मैं अपनी बात करूं तो 2014 से लेके अब तक हम इनके नीचे ट्रेन होते हुए और आज मजबूत कैडर बने। हम बदनाम है सच बात बोलने पे, हम बदनाम है, हमको डराया जाता है, हमारे नाम से लोगों को डराया जाता है, इनके करीब मत जाओ, इनके करीब गए तो पुलिस तुम्हारे पीछे लग जाएंगी। मैंने पहले भी यह सवाल उठाया था, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पास 650 कैडर है साउथ में, सॉरी काउंसिलर्स है साउथ में। हम सेकंड, हमारा एमपी सेकंड पे आउट हुआ है चेन्नई में, 7.5 लाख पे वो लोग जीते, 6.5 पे हम आउट हुए। हमारी ताकत है, हम ताकत लगा रहे, हमें आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको ताकत दो। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी वाली पार्टी है जिसको हम लिख के देने रेडी है कि हम जीत के आएंगे तो इंशाल्लाह किसी के पीछे नहीं जाएंगे। आधी रात को जो इनकी जो पलटी होती पार्टी, हम लोग उनके पीछे नहीं जाएंगे। हम लोग इख्तियार में नहीं आ सकते, हम सब पढ़े लिखे लोग हम जानते, लेकिन एक मजबूत ऑपोजिशन की बहुत जरूरत है विधानसभा में और संसद में। आए दिन जो हालात चल रहे हैं हमारे ऊपर, ये हालात के लिए एक मजबूत ऑपोजिशन के लिए ऐसी एक पार्टी चाहिए जिसके पास इतने केडर्स हैं, केडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस के बाद अगर कोई पार्टी है केडर बेस्ड, वामसेव भी है, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पास इससे ज्यादा केडर है और दिन रात काम करने वाले। एक मिनट बात खत्म कर लूंगा। केरला में जब फ्लड आए तो राहुल गांधी नहीं गया था वहां पे, एसडीपीआई वहां पे काम कर रही थी। तो पूरा नेशनल न्यूज बनी है ये, हम लोग हर जगह पे आगे हैं। तो इसके चलते मैं बता रहा हूं कि हमारा केडर, हमारे 2 उम्मीदवार रहेंगे इंशाल्लाह, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। एक तो मैं हूं या तो अजहर तंबोली साहब है। इससे बात खत्म करूंगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर हुई आपकी, लेकिन मैं एक आवाम की जानिब से हमारे जिम्मेदार एक सवाल पूछना चाहूंगा आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से। आप माशाल्लाह, अगर महाविकास आघाड़ी ने, हम तो हड़पसर मदरसे के ताल्लुक से और हमारे कस्बे के भी ताल्लुक से बात कर रहे हैं और कैंटोनमेंट से, तो आपके क्या ख्यालात है, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर महाविकास आघाड़ी क्या मुस्लिम समाज का सिर्फ शोषण करती है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल पूछे इस्माइल साहब ने। मुझे पता नहीं कितने लोग जानते हैं, लेकिन लोकसभा में सबसे ज्यादा अगर तुतारी को चलाया तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के केडर से। कोंडवा के अंदर, हड़पसर के अंदर अगर देखा जाए, हड़पसर कॉन्स्टिट्यूंसी में तो हमारे केडर दिन रात काम किए। उनकी यंत्रणा हमारे ऑफिस से चलती थी। 50 से 52 बच्चों की रिपोर्टिंग हर दिन सुबह में मेरे ऑफिस में, हमारे एसडीपीआई के ऑफिस में होती थी। उसके बाद जितने भी कार्य, मैं माफी चाहता हूं, मैं बोलूंगा इस चीज को, जितने भी यहाँ पे, जितने भी सर चिटनीस, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जितने भी थे हमारे तुतारी वाले, तो वो लोगों को बोला गया था कि दिलावर सैयद एसडीपीआई को कॉल करो, वहां से आपको पूरी यंत्रणा मिलेगी। अब मुझे बताओ, मैं ये झूठ बोल रहा हूं तो आप खड़े होकर बोल सकते हैं कि दिलावर तो झूठ बोल रहा है। जब वो नीलेश मगर साहब और वो अमोल हरपड़े साहब, हमारे रात अमोल कोले साहब रात में 3-3 बजे तक बैठ के हमारे साथ मीटिंग करते थे। और एक वाइट पार्टी है हमारे पास, हमने बिना पैसे लिए फी सबिलिल्लाह हमारे केडर से काम किया। ये पूरे जितने भी यहाँ बैठे रहेंगे तुतारी वाले, उनको पूछो कि एसडीपीआई ने सिर्फ काम किया और किसी ने शायद काम किया ना हो। रिक्शा तक उनके मोहल्ले तक पहुंचाने वाली एसडीपीआई थी। जाहिद भाई, सही बात है नहीं है? तो हमारे पास एमपीओ को मौका हमने दिए, बिना पैसे लिए हमने काम किए। 15 पॉइंट हमने दिए लिख के, कंडीशनल सपोर्ट हम दे रहे। ये 15 पॉइंट पे आप हमारे आवाज उठाओ, हम आपके साथ में रहेंगे। वक्फ बोर्ड के बिल जिस दिन प्रेजेंट हुआ संसद में, कोले साहब सर्किट हाउस में बैठे थे। मैं और मेरे साथ में 2 साथी सर्किट हाउस में जाकर सवाल करे कि आज वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ था, हमारे को अपने कंडीशन लिख के दिए थे कि हम इस काम करेंगे, आप क्या कर रहे हैं? वो बोले कि हम पर्सनल काम से आए थे, और वक्फ बोर्ड का बिल आगे चल गया। तो बताओ, महाविकास आघाड़ी को चला के क्या मिलने वाला है हम लोगों को? बताओ, सिर्फ धोखा मिलने वाला है।
इन्होंने एक बार भी मुस्लिम समाज का मॉब लिंचिंग हो रहा, एक बार इन्होंने ना अजित पवार साहब ने बोले ना इन्होंने बोले। हमको सिर्फ अल्पसंख्यक बना के रख दिया है। अगर आप लोगों को अल्पसंख्यक बन के रहना है तो मैं इनकी बार हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग आए हैं अल्पसंख्यक को मेजोरिटी बनाने के लिए। माशाल्लाह, बहुत बहुत आप अगर शुक्रिया, साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे अभी इच्छुक उम्मीदवार हमारे अस्सलाम वालेकुम। मैं इतना ही बोलूंगा, ये चर्चा है। अभी भाई ने जो बोले एसडीपीआई का, मैं आजाद समाज पार्टी से हूँ, ये वंचित उम्मीदवार का है, ये पार्टी का मसला नहीं है मेरे भाई। ये क्या हो जाएगा फिर मैं भी अगर बोलते जाऊंगा कि आजाद समाज पार्टी ने ये काम किया, वो काम किया, वो विषय नहीं है। आज का विषय क्या है कि मुस्लिम समाज ने, क्योंकि जो भी लीडरशिप क्रिएट होती है वो कास्ट बेस्ड लीडरशिप होती है। मराठा की आज कास्ट बेस्ड लीडरशिप है, हर एक की कास्ट बेस्ड लीडरशिप है। और इस माध्यम से मदर फाउंडेशन की तरफ से हमारे शाहिद भाई है, हमारे मुबिन भाई है, इनको मैं शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि यहाँ पर सबको एक मंच पर लाने का ये उद्देश्य है कि यहाँ से हमको एक चर्चे से, मशवरे से हमको ये तय करना है कि मुस्लिम समाज में से लीडरशिप कौन करेगा, विधानसभा में अपनी आवाज कौन जाएगी। मैं पार्टी के तरफ की हैसियत से पार्टी का पदाधिकारी बोलकर बोलूंगा नहीं, आज सिर्फ ये बात रखूंगा कि आज अपने को मुस्लिम समाज से कम्युनिटी बेस्ड लीडरशिप तैयार करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको कोई दूसरा आकर बड़ा करने वाला नहीं है। हमको ही आपस में बैठकर हमको ही लीडर चुनना है, क्योंकि रास्ते पे कितनी भी हम चिल्ला पुकार करेंगे उसको कोई दखल लेगा नहीं। हमको जब तक सिस्टम में जाते नहीं, विधानसभा में जाते नहीं, पार्लियामेंट में जाते नहीं, तब तक हमारी दखल ली जाएगी नहीं। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, एसडीपीआई बोलेंगे हमारे पास इतने कैडर है, वंचित बोलेंगे मैं डिक्लेयर हो गया हूँ, फिर आजाद समाज पार्टी, अभी तो भाई ने बोले कि मैं आपस से लड़ने के तैयार हूँ, ये बिखर कर लड़ने में उनका ही फायदा है। ये पहले समझो। यहाँ पर बैठने का मकसद ये नहीं कि हमारे पार्टी ने काम क्या किया, यहाँ पर बैठने का मकसद ये है कि हम सब चुनकर अपनी लीडरशिप क्रिएट कैसे करें। क्योंकि आज मुस्लिम समाज की क्या हालत है, सिर्फ दो केसेस में मैं बोलूंगा वकील की हैसियत से। मुस्लिम लीडरशिप क्यों होना जरूरी है, जब तक हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता तब तक हमको ये सिस्टम दबाती रहेगी। कोऑपरेटिव का आपको सबको मालूम होगा, कोऑपरेटिव का केस जिसकी वजह से मराठा मोर्चे निकले थे, वो रेप हो या बलात्कार हो, गुनेगार गुनेगार होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए। कोऑपरेटिव की वजह से लाखों लोगों का मोर्चा रास्ते पे निकले, मालूम होगा आपको सबको। आंजुम साहब बैठे यहाँ पर, उसको हमने भी सपोर्ट किया। उसमें एक लड़की का एक जगह अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां पर उसका रेप हुआ और उसके बाद उसका मर्डर हुआ। उसमें 4 आरोपी मिले। एक जिसने वो गलत काम किया, उसके बाद वो 2 व्हीलर पे एक को बुला कर लिया, जो पहाड़ पे जो टेकड़ी पे था, उसके बाद उसने जो रेप और मर्डर करके नीचे चले आया, उसको 2 व्हीलर पे उसको बिठाकर एक होटल पे गया, छोटी चाय की टपरी जैसी होटल पे। वहां पर उसको 2 लोग मिले, एक जो खाना बनाने वाला था और दूसरा जो वहां पर उसके क्लीनर जो साथ में खाना बनाने के लिए था। तो ये टोटल 4 लोग। किया किसने? एक ही ने। क्योंकि ये केस में इतना मैं था कि पर्सनली वहां पे 2 जो डिफेंस लॉयर थे, बाला साहेब खोपड़े और प्रकाश अहिरे, मैं पर्सनली फॉलो था वो केस में। तो फर्स्ट लीगल हिस्ट्री में अपने भारत में पहली केस चली बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अभी जहां पर यहाँ पर वकील रहेंगे, थोड़ा टेक्निकल बात है कि कोई भी केस चलती है 2 चीजों की एविडेंस पे। साहब भी बैठे हैं यहाँ पर, डायरेक्ट एविडेंस जिसने कुछ देखा होगा, सुना होगा, और दूसरा चलता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे। तो ये केस में कुछ भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, पूरी केस चली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मतलब कुछ किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, जो भी किया वो एक ने किया। बाकी 3 लोग जो थे, जो 2 व्हीलर पे उसको लेकर गया और जो खाना बना के वो रात भर वहां पर ही वो होटल में सो गए। तो ये 4 लोगों को, बाकी के 3 को चला 120B प्लानिंग में उनको लिया गया, कॉन्स्पिरेसी। आज उसमें कॉन्स्पिरेसी में चलकर फर्स्ट केस इन लीगल हिस्ट्री टू बी ट्राइड बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, उनको फांसी की सजा लगी। फांसी ही मिलना चाहिए, जब अगर कोई गलत करते तो फांसी ही लगना चाहिए। यहाँ पे सबको मालूम होगा 2014 में सबसे पहले जब मोदी सरकार आ गई 2014 में, तो यहाँ पर अपना सिर्फ एक बच्चा मोहसिन शेख जो सोलापुर का था, उसको सिर्फ दाढ़ी टोपी देखकर मारा गया। सिर्फ दाढ़ी टोपी देखकर मारा गया। क्यों? क्योंकि वो वहां पे कुछ लोग थे जातिवाद करने वाले। अकेला था वो, निहत्था था, कुछ उसके पास वेपन नहीं थे, 2 व्हीलर पे जा रहा था, घर से टिफिन लेकर उसको मारा गया, उसका मर्डर कर दिया गया। तब स्टेट ने रिपोर्ट दिया इट वाज प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तब मैंने ऑब्जेक्शन दिया। वो केस से मैं स्टार्टिंग से एक वकील के नाते उस स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से फॉलोअप में था। ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं था। क्यों नहीं था लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम? क्योंकि वो निहत्था था, अकेला था। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कब बोल सकते कि जब उसके पास भी 10-20 लोग रहेंगे, उनके पास भी हथियार बांबू कुछ रहेगा और सामने वाले के पास भी रहेगा, तब दोनों ने झगड़े किए, तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बोल सकते। उसके बाद उसका ट्रायल चला, उज्जवल निकम था उसमें,
सबको मालूम होगा, उज्जवल निकम था, जो आज जाने माने सरकारी वकील के नाम से उनका नाम है, जो उन्होंने अभी बीजेपी से भी टिकट से राज्य से लोकसभा की लड़ाई उन्होंने जब मैटर चार्ज पे आया तो मैटर बीच में से छोड़ दिया। हम वो केस में फॉलोअप में थे। हाईकोर्ट, यहाँ से जामीन एक का रिजल्ट हो गया, हाईकोर्ट में जामीन के लिए गया। मुरुदुला भाटकर जस्टिस, नाम लेकर बोल रहा हूं मैं, मुरुदुला भाटकर एक वकील के हैसियत से बोल रहा हूं, क्योंकि देखो कानून व्यवस्था, कानून बनाने वाले हमारे ही लोग थे। कानून पे भरोसा है, पर ये व्यवस्था में बैठे उन पे भरोसा नहीं है। बाबा साहब भी बोलते थे, ये संविधान आज मैं इस देश को दे रहा हूं, पर अगर संविधान चलाने वाले की नियत, जो देश में बैठे ये जो पार्लियामेंट में बैठे पीएम की, अगर उनकी नियत खराब होगी तो ये संविधान भी काम नहीं आएगा। वैसे ही जब ये मोहसिन शेख का मैटर गया हाईकोर्ट में, मुरुदुला भाटकर जस्टिस जिसको हम न्याय की अपेक्षा करते हैं उसके पास से, जब ये मैटर उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि ये आरोपी की कुछ गलती नहीं थी, सिर्फ गलती ये थी कि वो मुसलमान था, वो प्रोवोक हो गए। तो ये देश में मुसलमान होना क्या गलत है? हाईकोर्ट, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर हमको आवाज उठानी पड़ी, जब जाकर वो बेल कैंसिल हो गई। हम कितना भी दिलो जान से लड़ेंगे केस में, उसका नतीजा क्या हो गया सबको मालूम है। मोहसिन शेख के मैटर में सब की सब निर्दोष छोड़ गए। क्यों निर्दोष छोड़ गए? मेरा एक ही मानना है, क्योंकि हमारे पास आज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कोपुल्टी के केस में सजा हर एक को मिलना चाहिए, जैसा अभी बदलापुर में हो गया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। यहाँ पर मावड़ में, मैं किधर 10 साल 20 साल पुरानी बात नहीं करूंगा, मावड़ में अभी पिछले 2 महीने में अपने एक मुस्लिम लड़की को नदी में फेंककर मारा गया। जब उसका मर्डर कर रहे थे, उसके साथ छोटे 2 बच्चे थे, वो बहुत रो रहे थे बोलकर वो आरोपी ने उनको दोनों को भी पानी में फेंक दिया। तीन का मर्डर उसने एक ही रात करा। वो आरोपी सुनील शेळके बोलकर आमदार है, उसके साथ रहने वाला वो आरोपी, हालत ऐसे इन्वेस्टिगेशन की कि वो तीनों की तीनों मर्डर होने के बावजूद वो बोल रहे आरोपी की मैंने नदी में फेंका है, एक भी बॉडी मिली नहीं। हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? जिसके पास है उसको गोले दाखिल मार रहे हैं। सजा तो सबको बराबर की होनी चाहिए। यहाँ पर 3 मर्डर होने के बाद भी एक बॉडी मिल रही नहीं है। तो ये अभी दूसरी बात करेंगे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, कुछ चीजें लाया हूं मैंने। क्यों हमें ये आज एक मीटिंग का मकसद है कि हमको एक लीडरशिप तैयार करनी है। देखो, मैं आजाद समाज पार्टी से इच्छुक हूँ, ये बात भी रखूंगा नहीं मैं। आपने बोला रुक जाओ तो रुक जाऊंगा, सब सीनियर लोग हैं। ये बोलना भी मेरे लिए, ये मीटिंग में आकर ये बोलना भी गलत होगा कि मैं इच्छुक हूँ, मुझे सपोर्ट करो, ये बिल्कुल गलत होगा। आपने बोलना चाहिए तो फिर मैं खड़े रहूंगा, ये बात करूंगा कि खड़े रहूंगा या नहीं रहूंगा। बोलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तौसीफ भाई, माजरत चाहूंगा, ये आप करिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक ही पॉइंट ये है कि इस हड़प सर मतदार संघ के ताल्लुक से भी आप थोड़ा सा वजाहत करें। ये देखो, ये जब लीडरशिप की बात आती है, ये मतदार संघ पूर्ति मर्यादित नहीं है, ये बात लेजिस्लेचर की है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की है। ये देखो, जी बिल्कुल कंटिन्यू। नहीं, लीडरशिप की क्यों बात है? जब हम बोलते तो ऐसा हो सकता है कि महाविकास आघाड़ी बोले कि हम देते तुम्हारे मसलों पे हम बात करेंगे। नहीं। हमको मुस्लिम लीडरशिप क्यों आज की तारीख में तैयार करने की जरूरत है, इसके लिए मैं बात रख रहा हूँ। कांग्रेस ठीक है, अभी बीजेपी का आप बोल रहे, ये देखो, कभी भी कुछ चीज अगर किसी को भी वोट मांगना है तो मेरिट पे मांगना चाहिए। जैसा हम बोलते फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने क्यों नहीं हो रहे अभी तक? क्योंकि कांग्रेस ने अपने को डर की राजनीति किया है। देखो भाई, एडवोकेट तौसीफ साहब, अभी हम जितने भी यहाँ मौजूद है, ये सब जिम्मेदारान है। हालात क्या चल रहे हैं, मौजूदा हालात पे हम सबको ये मालूम होना चाहिए। और माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, जरा गौर से सुनो उसको। बिल्कुल सही बात, मैं इसीलिए खड़ा हुआ था तौसीफ साहब कि आप कुछ वजाहत रोशनी पेश करें यहाँ पर, और लोगों की रहनुमाई भी हो, और इसके साथ साथ में आगे डेवलपमेंट का भी आपका जो भी मुद्दा है वो भी आप रखिए। तो ये इलेक्शन है विधानसभा के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जी बिल्कुल। ये रास्ते साफ करना, ये अरे ये तो हम हाथ से अपना वो उसको कॉलर खींच के गर्दन पकड़ के साफ करवा के लेंगे। ये ट्रैफिक का, ये बाकी के मसले, ये बहुत छोटे मसले। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधिमंडल में जाकर हम कायदा बनाने वाले हैं, उसके ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ कि अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन होना क्यों जरूरी है। विशालगढ़ का मैटर हो गया, बेटे ने सब मैटर करा, दूसरे दिन खासदार जा रहा है वहां पे ऐसे चेयर पे बैठ के अपने औरतें, सब माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज की औरतें नीचे बैठ रहे और उनसे भीख मांग रहे कि हमको न्याय दिलाओ। एक बार भी उसने माफी मांगा नहीं। ये हमको लीडरशिप, हमको सोचने की बात है कि हमारा समाज आज क्यों एक नहीं हो रहा है। अभी डीजे की बात हो गई परसों, सीरत कमेटी
कुछ लोग गए, अपने जिम्मेदारान लोग गए, सीपी साहब ऐसे बैठे वहां पे, वो डायरेक्टली बोल रहे कि कोई करेगा, देखो डीजे पर मैं भी समर्थन नहीं करता हूँ शकील भाई, मैं भी डीजे को समर्थन नहीं करता हूँ, गलत है तो गलत है, पर उसका तरीका है, बंद करना है तो सबके बंद होने चाहिए। तुम सॉफ्ट टारगेट, हम सॉफ्ट टारगेट है बोलकर इतना सॉफ्ट टारगेट मत करो कि तुम डायरेक्ट बंद करेंगे। जो मतलब बात हो गई, सीरत कमेटी के सीनियर लोग बैठे थे, कमिश्नर डायरेक्ट बोल रहा है कि हम ही कठोर कार्रवाई करो, डीसीपी बोल रही है कि शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है। अरे यहाँ तो तुमको बात खटक रही है, शक्ति प्रदर्शन साल में पैगंबर साहब की जयंती के लिए हम एक बार रास्ते पे उतरते हैं, तो तुमको वही तो करना है कि इनकी एक साथ तादाद दिखना नहीं चाहिए। कल को डीजे के माध्यम से ये बोलेंगे कि तुम ये मस्जिद में ही करो, बाहर मत आओ, रास्ते पे मत आओ, तुम आप पैगंबर साहब की जयंती घर में करो। मेरा उस टाइम पे ये कहना था कि उन्होंने 16 तारीख को, एक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था क्योंकि विसर्जन 17 तारीख को था, 17 शाम को चालू होने वाला था वो, पर वो चलता विषय इवेंट 3 दिन के लिए, 17, 18, उन्होंने क्या बोला सीपी साहब ने, आप 18 को करो, नहीं हमको 3 दिन बहुत सोने के लिए, हमारे लोगों के लिए तकलीफ होगी, जबकि 16 तारीख को कुछ दूसरा विषय नहीं था, आप 21 तारीख को करो। देखो कभी भी जब विषय निगोशिएशन की बात जब आती है तो दोनों साइड से होना चाहिए, सिर्फ एक साइड से हो रहा है इसका मतलब ये गुलामगिरी है, ये गुलामगिरी के लक्षण है। तुम 18 तारीख को करो, बाकी का मेरे लोगों को सोने दो, ये गलत है। अगर जब ये बात आती थी तो हमारे सीरत कमेटी के लोगों ने बोलना चाहिए था कि यहाँ पर 17 तारीख के, 16 तारीख को एक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर 18 तारीख को ले रहे, स्टेट गवर्नमेंट ने छुट्टी जाहिर की है, आप हमको विनंती करें, ठीक है हम विनंती को मान, क्योंकि सबसे पहले जातिवाद मुसलमान कभी करता भी नहीं, शांति प्रिय लोग हैं अपने, तो 21 तारीख को जब उन्होंने ऐलान किया तो 21 तारीख को छुट्टी जाहिर करने के लिए उन्होंने बोलना चाहिए था। ये निगोशिएशन की पावर होती है, इतना सॉफ्ट टारगेट हम नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि मनोज जरांगे पहली बार मैं देखा हूँ 10 साल 20 साल में, अगर नहीं हुआ होगा इसे तो दुरुस्त करो, किसी के सभा के लिए पहली बार सरकारी छुट्टी जाहिर हो रही है मनोज जरांगे पाटिल के लिए। क्यों? क्योंकि उसके साथ आज समाज है, ऐसा बिखरा हुआ नहीं है कोई। ये देखो पार्टी सब सेकेंडरी है, दुय्यम चीज है पार्टी ये सब, पर समाज बोलकर जब एक होते हैं तो ये ताकत है कि जो भी सभा में जा रहा है ये देखो, इसके लिए चीजें कुछ आया था, ये देखो मनोज जरांगे शांतता रैली, उसके बाद के पेजेस देखो, सिर्फ बीड मध्ये सुट्टी जाहीर, नगर मध्ये सुट्टी जाहीर, नासिक में छुट्टी जाहीर। जब पुणे में वो आया था छुट्टी जाहिर क्यों नहीं हो गई? क्योंकि पुणे में संडे था, तो हम ऑब्जेक्शन लेने वाले थे, जबकि उनके साथ केसेस मैं देख रहा हूँ संभाजी ब्रिगेड के, मराठा मोर्चा के। पर मेरा ऑब्जेक्शन ये था कि जब सबकी बात आती है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ होता है, तो सबसे इक्वेलिटी बिफोर कोई छोटा बड़ा कायदे के सामने होता नहीं। जब हमारी निगोशिएशन 21 तारीख को जब बात की गई थी तो छुट्टी क्यों जाहिर नहीं की? दारू के दुकान चालू थे तो दारू के दुकान ड्राई डे क्यों जाहिर नहीं किया गया था? पैगंबर साहब की जयंती थी, तो सिर्फ हम दबाने की, दुनिया डरती है, डराने वाला चाहिए, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अभी बस हो गया। अभी कांग्रेस के टाइम पे सिर्फ इतना, देखो मुझे किसी के बारे में बुराई नहीं करनी है, पर मेरिट पे इलेक्शन नहीं हो गए, इसका सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। बीजेपी ने आज, कांग्रेस ने आज तक मेरिट पे इलेक्शन नहीं लड़े। वो ये बोलकर लड़े कि आप अगर बीजेपी को वोट देंगे तो देखो आपके बच्चों को जेलों में डाला जाएगा। सुशील कुमार शिंदे 2012 का केस देता हूं, आपने कुछ भाई लोग भी है यहाँ पर नाम लूंगा नहीं। 2012 में सुशील कुमार शिंदे एक प्रोग्राम के लिए पुणे में आए, एयरपोर्ट पे आए, जेएम रोड का ब्लास्ट हुआ, उसमें किसी को कुछ ईजा नहीं हो गई। बॉम्ब ब्लास्ट के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, पर जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया उनको पुणे एयरपोर्ट से डायरेक्ट सोलापुर लेकर गया। यहाँ पर कुछ अपने लोगों को पकड़े गए क्योंकि हम सॉफ्ट टारगेट है। एवरी एक्यूज इज इनोसेंट अनलेस इज प्रूव्ड गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। पकड़े गए, उनको दिल्ली में रखा गया। मैं जब जाता था उनको दिल्ली में मिलने के लिए इतने टूट गए थे कि उनके घर वालों को दिल्ली में जाकर उनको मिलने के लिए पैसे नहीं थे। वो किधर, कौन से जेल में दिल्ली में रखे, वो तक उनको मालूम नहीं था उनके घर वालों को। जब मैं पूछा था कि किधर है आपके शोहर, किधर है आपके आपा, तो बोलते थे हमको मालूम नहीं, हमने कब देखा, 6 महीने पहले, 1 साल पहले। 3 साल बाद जब मैं उनको मिला, पूरा आदमी वो टूट चुका था, आदमी पूरा टूट चुका था। वो बोल रहा था कि साहब मैं अभी खत्म हो चुका हूँ, एक तो मैं सुसाइड करता हूँ या फिर जो फांसी देना है मुझे दो, मुझे कुछ लगाने की मेरी हैसियत ये नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट है, विलासराव देशमुख ने जो गठित किया था। इस आज की तारीख में सबसे निचले स्तर पे अगर कौन सा समाज होगा, एससी एसटी से भी गया गुजरा कौन सा समाज होगा इकोनॉमिकली वाइज, तो आज मुस्लिम समाज की ये हालत है। क्यों? क्योंकि हम बिखरे हुए हैं। ताकत बहुत है पर बिखरे हुए रहने की वजह से आज हम कुछ एक चीज पे हासिल नहीं कर सकते। जब एक समाज ये होगा, मुझे नहीं लगता किसी महाविकास आघाड़ी में किसी में ताकत होगी। जब वो आदमी ने बोला कि मैं प्लीड गिल्टी करता हूं कोर्ट के सामने,
आई विल प्लीड गिल्टी, मुझे ये, क्योंकि एक्सप्लोसिव एक्ट लगाया गया था, उसको 5 से 7 साल की सजा थी। 7 साल तक वो बोला, 4 साल तक लड़ते रहा कि मैं ये गुनाह कबूल करता हूँ। उसने कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट किया, मैं गुनाह कबूल करता हूँ। कोर्ट ने सुना नहीं, ठीक है बोलकर पेंडिंग रखा गया, उसको बाहर, उसकी बॉडी बाहर आ गई। आज ये हालत है अपनी, बॉडी बाहर आ गई रमजान के टाइम पे। वकील होने के हम भी बहुत हेल्पलेस फील किए। क्यों? हमारे पास भी मर्यादा है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल ताकत नहीं है। बाबरी मस्जिद का विषय हो गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था, 3 हिस्से में बांट दो, मुस्लिम समाज को दो, मंदिर के लिए दो और पूरे पब्लिक के लिए दो। इंडिया में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 कायदा है, क्लियर कायदा बोलता है कि जो भी उस टाइम पे मंदिर रहेगा तो मंदिर रहेगा, मस्जिद रहेगा तो मस्जिद रहेगा। बहुत पहली बार हो गया लीगल हिस्ट्री में कि 4 चीफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आकर मीडिया के सामने बोल रहे कि देश की लोकशाही धोखे में है, और वही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट देता है और राज्यसभा पे जाता है वो। तो ये हालत अपनी है कि अपने पास आज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमारी तादाद 10 से 12% है। 10 से 12 इंटू 2.8 करेंगे तो कम से कम 50 से 60 अपने आमदार होने चाहिए। 2019 में कितने आमदार है? सिर्फ 10 आमदार है अपने आज महाराष्ट्र में। तो आज की तारीख में बीजेपी क्या कर रहा है? विशालगढ़, लोहगढ़ ओपनली स्टेटमेंट लिख रहे बीजेपी, ये देवेंद्र फडणवीस के फोटो आ रहे, विशालगढ़, लोहगढ़, ये सब ओपनली नीतीश राणे स्टेटमेंट दे रहा है कि घर में घुस के मारेंगे। और धर्म के नाम पे सिर्फ भीख मांगा जाता है, धर्म के नाम पे सिर्फ भीख मांगा जाता है। उनको ये समझता नहीं है। जब तक अभी भी मैं कभी किसी को धर्म के नाम पे बोलूंगा नहीं। मुझे भी कुछ लोग बोलते रहे आप सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे, दलितों की बात करते, क्योंकि दबाया जा रहा है सिर्फ अपने समाज को। इसके लिए अपने को खड़ा रहना जरूरी है। अपना एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तब तक नहीं बनेगा जब तक एक समाज एक साथ नहीं आएगा। इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि अपने सब कौम लड़ने वाली कौम है, ये बहुत जरूरी बात है, लड़ने वाली कौम है। पर अगर नेतृत्व करने वाला अगर कोई कुत्ता रहेगा तो बिना वजह हम सब कुत्ते की मौत मरेंगे। मरना तो सभी को है, लड़ेंगे भी शेर की तरह, मरेंगे भी शेर की तरह। और जाते जाते इतना ही कहूंगा कि आप सब देखो नफरत कितनी फैल गई है। कोई घुरटा वो लॉरेंस बिश्नोई तक नफरत इतनी फैल गई कि उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड कर रहा है। कहने के लिए बहुत सारी बातें, मैं ज्यादा वक्त लूंगा नहीं, सिर्फ जाते जाते इतना एक शेयर कहूंगा कि मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है। मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से ही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से ही, लेकिन ये आग जलती रहनी चाहिए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट तौसीफ साहब, बड़ी जिम्मेदारी से अपनी बात रखे माशाल्लाह। और आगे कौन इशू के उम्मीदवार है भाई, अपने आप को प्रेजेंट करे जरा। मैं ज्यादा वक्त ना ले, बोलने वाले बहुत जन है। अगर 15-20 मिनट लेंगे तो बहुत टाइम होगा। अभी ये देखो, दूसरे आखिरी बात बोलता हूँ, ये मीटिंग रखी इसलिए गई है एडवोकेट तौसीफ साहब, आप सही बोल रहे हैं। हाजी साहब ये देखो, बिल्कुल सही बात है, आपसे एक मिनट, ये देखो, ये वंचित का बैनर नहीं है, वंचित का बैनर नहीं है। ये देखो मीटिंग, इसका मकसद ये है कि यहाँ से जो तय होगा उस पे निर्णय पे आप अगर देखो सबसे पहले वो सही बात है। बात जब समाज अगर बोल रहा रुक जा तो रुकना बनता है। समाज के सामने बात आई नहीं, बात पूरा कोई टेंशन नहीं, लेकिन समाज ने अगर बोल दिया तो रुकना। मीटिंग किस लिए रखे मैं वो बता रहा हूँ। ओके ठीक है, आप अपने ख्यालात का इजहार करें। 1 मिनट, मैं पहले अपना तारुफ कराऊंगा। मैं भी इच्छुक उम्मीदवार हूँ। सही बात है तौसीफ भाई, प्लीज बैठ जाइए। ठीक है, आइए। ये मुस्लिम समाज का ही कॉन्फ्रेंस है और मुस्लिम जिम्मेदार यहाँ तय करेंगे। बोलेगा मैं इच्छुक जाहिर कर देता हूँ मैं, ये बात गलत होगी। समाज ने बोला माघार लेना है तो माघार लेने की तैयारी रहेगी, तो इनकी बात सुनो। इतना ही मेरा कहना है। हेलो, 1 मिनट, हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट चुनने आए हैं आमदार का। इसमें कैंडिडेट में कितनी कैपेबल है वो उसने अपना बताना कि मैं क्या कर सकता हूँ, ना कि दूसरे कोई चीजें। मेरी पार्टी इतनी स्ट्रांग है, मैं इतना स्ट्रांग है, मैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये कर सकता हूँ, ये बताइए। बाकी कोई सब नहीं। और सबने बात करना है,
सब कैंडिडेट ने बात करना है, तब हम चुनेंगे ना किसको चुनना है नहीं चुनना, वो बात की बात है। प्लीज बोलने दो भाई। बिल्कुल सही। बैठो शबीर भाई। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई ने एक बात निकाली, मैं एंड में कंक्लूड करूंगा उस बात से। एक मिनट और कुछ मुन्ना साहब, एक मिनट मुख्तसर में बोलिए साहब। मैं बस कुछ मिनट चाहूंगा, यहाँ से कंक्लूड करके हम सब एक साथ निकलेंगे, मशवरे को बैठे हैं। मैं एटलीस्ट एक चीज की उम्मीद करता हूं कि मैं मेरा पूरा बोलने का मौका वो मुझे मिलना चाहिए, इतनी सी उम्मीद रखता हूं और मैं शुरू करता हूं। और मैं जानता हूं कि ये भाषण की जगह नहीं है, मैं सीधा कोशिश भी करूंगा कि कोई पॉइंट रिपीट ना हो। बात आई कि उम्मीदवारी की, महाविकास आघाड़ी को हमने उम्मीदवारी मांगी। मैं खुद पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर चुका हूं, पूरे नेशनल न्यूज ने उसको कवर किया। मैं कोल्हापुर से हमने शुरू किया, पूरा पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा करते हुए हम विदर्भ में गए। उसके बाद हमारी कांग्रेस के लीडरशिप से बात हुई, शिवसेना के लीडरशिप से बात हुई, एनसीपी ने हमसे बात नहीं की। जिस दिन इस हड़पसर विधानसभा की उम्मीदवारी डिक्लेयर हुई, उस दिन आप अभी भी देख सकते हैं मिनट्स में, शिवाजी मंदिर में उद्धव ठाकरे साहब की जो मीटिंग थी उसमें 6 मिनट का वक्त मुझे बोलने के लिए रखा गया। अभी भी 2 दिन है, इसमें किसी की दो राय नहीं है कि सांगली, सातारा, कोल्हापुर और पुणे, इन 4 जिलों में अगर कोई मुस्लिम आमदार, मुस्लिम विधायक महाराष्ट्र के असेंबली में जा सकता है तो हड़पसर विधानसभा मतदार संघ है, इसमें किसी की दो राय नहीं है। अब मैं सीधे पॉइंट की बात करता हूं, बाकी बातें बाद में करूंगा, क्योंकि मुझे कि हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन क्या है। हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या आमदार भेजना चाहते हैं? हमारा इस विधानसभा का विनिंग नंबर, विनिंग कॉम्बिनेशन क्या है? बतौर समाज हम उसके पीछे खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे? अब सीधा आंकड़े पे आता हूं। 5,90,000 वोटर है, 50% टर्नआउट होता है। पिछली बार 2,38,000 लोगों ने वोट किया। यहां पे पिछली बार के कैंडिडेट्स भी मौजूद है। मराठा वर्सेस माही, ऐसा एक परसेप्शन यहां पर बना हुआ है, मगर उसके बाद मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर है। 2011 का सेंसस 88,000 बताता है, मगर रिसेंट इलेक्शन बताता है 1,17,000 वोटर्स एनरोल्ड है। और हमारे बुद्धिस्ट समाज के भाई 80,000 है, और बाकी मातबर अगर दीगर एससीज देखे तो टोटल 1,15,000 होते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला है, अगर हमको यहां पर विधायक चुनना है तो हमको हमारा कॉम्बिनेशन पहले चूज करना पड़ेगा कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, हमारे कैंडिडेट में क्या होना चाहिए, जिससे उस कॉम्बिनेशन को जब हम पूरे विधानसभा में 5,90,000 लोगों की विधानसभा में जब हम घूमेंगे तब विनिंग नंबर का वोट कैसे ला सकते हैं। 4 इच्छुक उम्मीदवार जो मेन स्ट्रीम है वो दिख रहे हैं, 2 मराठा समाज के हैं और 2 माही समाज के हैं। 2 मेन स्ट्रीम पार्टियों से रुकेंगे, एक मनसे से रुकेंगे और एक अपक्ष रुकेंगे। यह आज की न्यूज है। ऐसे सिचुएशन में जहां पर बहुत कम जगह पर हम आमदार बन के चुन के आने की परिस्थिति में होते हैं, वैसी यह आज की परिस्थिति है। इससे पहले इतिहास में 2019 में हमने औरंगाबाद से सैयद इम्तियाज जलील साहब को इसी पैरामीटर्स पर जिताने का जो लड़ाई थी वो मजबूती से लड़ी थी। तब की सिचुएशन और आज की सिचुएशन लगभग सिमिलर है, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब के टाइम पे वहां पर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन हुआ। हर्षवर्धन पाटिल अपक्ष रुके। यहां पर तो 2 अपक्ष दिख रहे हैं, अपक्ष यानी एक एमएनएस के भी, सॉरी हर्षवर्धन जादव, हर्षवर्धन पाटिल इंदापुर के, मैं माजरत चाहता हूं, हर्षवर्धन जादव रुके। और सैयद इम्तियाज जलील साहब 5,000 वोट से भारत के पार्लियामेंट में 5 साल मुसलमानों की तरफ से, उसमें हमारी राय हो सकती है, हमको अच्छी लगी बुरी लगी, लेकिन एक मुस्लिम खासदार बैरिस्टर अंतुले के बाद महाराष्ट्र से भारत की पार्लियामेंट में गया था। मेरी कितनी भी इख्तिलाफ रही होगी, लेकिन ये हमने करके दिखाया था। ये बात को हमको मानना पड़ेगा।
तो इसलिए जब हम हमारा कैंडिडेट चूज कर रहे हैं तो इस मीटिंग में सबसे अहम बात होनी चाहिए कि हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन क्या है। मुझे ऐसा लगता है हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन है दलित प्लस मुस्लिम और कुछ हद तक ओबीसी, क्योंकि अगर हम मुस्लिम ओबीसी कैंडिडेट दे रहे हैं तो मुस्लिम ओबीसी संगठनें भले ही सपोर्ट कितना भी करे तो एक लिमिट तक उस इंसान को वोट हम कैप्चर कर सकते हैं। कंसीडरिंग ओबीसी एंड मराठा का जो अभी इशू चल रहा है ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, क्योंकि सिर्फ हमारी ओबीसी नहीं है यहाँ पे और भी ओबीसी है, तो ये उसका कॉम्बिनेशन हम पहले तय करें, ये हमारी स्ट्रेटजी तय करें और उसमें कौन बैठता है वो हम तय करें। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहता हूं। भाई ने कहा कि आप रुकने वाले या नहीं रुकने वाले, मैं एक बात बोलता हूं, मैं मेरे समाज को बोलता हूं, मेरे पीछे एक समाज खड़ा है। अगर मैं आमदार बनने वाला रहूंगा, अगर मैं जीतने वाला रहूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है तभी आप मेरे साथ रहो, इससे जिम्मेदार बात मैं क्या करूं। मैं एक समाज से आता हूं, मैं मुसलमान हूं सर, देता हूं मैंने जानबूझ के बोला, मैं एंड में बोलूंगा मेरा काम, मेरा काम एंड में बोलूंगा, मैं जानबूझ के बोला हूं मैं। हाँ प्लीज, ठीक है। रियाज भाई बंगाली साहब थोड़ा लेट आए थे, प्रस्तावना हो गई थी, थोड़ा सा रियाज भाई अपने थोड़े ख्यालात का इजहार करें प्लीज, कन्वर्सेशन हो रहा है। बात कंप्लीट करने दो, ठीक है, आपकी बात मुख्तसर में अभी कंप्लीट करें। ठीक है, ठीक है, 3 मिनट लूंगा, 3 मिनट लूंगा, बाकी 3 मिनट लूंगा, ठीक है। हाँ, तो जब मैं विनिंग कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था तो साहब ने पूछा कि आपका तारुफ करो। विशालगढ़ देखा हमने, पुसे सावड़ी देखी, तो कोल्हापुर की दंगल देखी, सातारा की दंगल देखी। इन सारे विक्टिम्स को अगर आप पूछेंगे अफरोज मुल्ला कौन है और गूगल पे ये 4 न्यूज डालेंगे तो नहीं, गूगल पे जब 4 न्यूज डालेंगे, ये मुसलमानों के 4 बड़े मसले थे, पुसे सावड़ी की हमारे भाई की शहादत, विशालगढ़ का मसला, कोल्हापुर की दंगल और सातारा का दंगल और रामगिरी जैसे मल्लू ने की हुई बात, जब आप गूगल पे या फिर न्यूज में ये बात डालेंगे तो आपको दिखेगा कि पिछले 4 साल में हमने कितना संघर्ष किया है। सीए एनआरसी से आजम कैंपस से हमने ये लड़ाई शुरू की थी बतौर स्टूडेंट मूवमेंट, एक स्टूडेंट लीडर। मैं यहाँ पे फातिमा नगर का रहने वाला हूँ, फातिमा नगर की मेरी पैदाइश है, वहां से मैं आज तक बड़ा हुआ हूँ। और सीए एनआरसी से जो स्टूडेंट मूवमेंट हमने शुरू की थी उसमें आप सब लोग हमारे साथ मजबूती से खड़े थे, जितने चेहरे हैं सब खड़े थे। रईस सुंडके साहब भी थे जब हम अरेस्ट हुए, तो गफूर पठान साहब भी थे। वहां से लेते हुए पूरे महाराष्ट्र में लड़ाई लेके गए, लंदन में हम गए तो फिलिस्तीन की लड़ाई लड़े और उसके बाद वापिस आके पूरे महाराष्ट्र में 15% मुसलमानों को सीट मिले। ये लड़ाई लड़ते हुए आज हम हड़पसर विधानसभा में 1 नंबर वोटर के पास, एक जो वोटर कैंडिडेट के पास नंबर होना चाहिए वोटर का, वहां तक पहुंचे हैं। पिछले 10 दिनों में 12 प्रभागों में हमारी 26 कॉर्नर मीटिंग्स हुई है, 26 कॉर्नर मीटिंग्स हुई है पिछले 10 दिनों में। और उसके बाद हमारा एक हमने संगठन बनाया है कि डोर टू डोर 5,90,000 तक हम कैसे पहुंचेंगे। मुझे कुछ भाइयों ने तय कर लिया है, नहीं सर आप मुझे बोलेगा तो नहीं बोलता हूं। अरे सर बाकियों ने बोल दिया ना, आप चाहते नहीं मैं बोलूं तो नहीं बोलता। ऐसी बात नहीं है सर, ऐसा मुझे हर 30 सेकंड में रोक रही है, क्या बात है? बात वैसी नहीं है। हाँ सर, कंक्लूड कर रहा हूं। आबिद भाई, वो आबिद भाई बैठिए प्लीज, आबिद भाई बैठिए, जिम्मेदार है आप माशाल्लाह। सिर्फ आपको यहाँ पर नहीं करते भाई बात, कोई दिक्कत नहीं। मैंने करिए आप भाई सुनिए, अफरोज भाई सुनिए, थोड़ा सबको 5-5 मिनट दिया है बोलने के लिए, 5 मिनट में 2 मिनट में खत्म कीजिए। जब मैंने बोला 3 मिनट आप आपके पार्टी का सुनिए ना, आप आपके पार्टी का पूरा बताते बैठेंगे तो यहाँ सब पार्टी के लोग आए और कुछ लोग यहाँ हड़पसर मतदार संघ के भी आए,
थोड़ा सा समझ के लीजिए ना आप, हाँ शॉर्टकट में बताइए। भाई मैंने बाकियों मैंने बोला 3 एक मिनट में मिनट, कंक्लूड किसी ने एक करूंगा, सवाल 2 मिनट पूछा हुआ है। कि दो बार उम्मीदवार 3 की मिनट पूरे खासियत बोलते हैं। बताओ, किसी ने एक सवाल पूछा। भाई मेरा इतना ही कहना रहेगा उस पे, अगर समाज एक हो गया ना तो कोई भी खड़े रहने दो, हमारे मोबिन भाई, इस्माइल भाई या हमारे अमित भाई, कोई भी खड़े रहने दो। समाज, जब समाज बोलेगा ना, यहाँ पे वो विषय नहीं है कि क्वालिटी मैं बोलते बैठूंगा पूरी रात जाएगी। मेरा भी गूगल पे देखो, जब समाज खड़े रहेगा, कोई भी रईस भाई भी खड़े रहेंगे ना, जब समाज एक रहेगा तो देश के सीएम बन जाएंगे, अपने महाराष्ट्र के सीएम। ये समाज की ताकत है, ये इंडिविजुअल ताकत है, मेरी ताकत नहीं है ये समाज की ताकत है। तो मैं अगर बोलते बैठूंगा मैंने ये किया वो क्या, वो पूरी रात जाएगी, तो उसमें वक्त जाया मत करो। भाई मैंने बोला था 3 मिनट बोलूंगा, 2 मिनट हो चुके हैं, बाकी छोड़ के मेरा 1 मिनट बचा है, मैं उतना ही बोलूंगा। बोलो बोलो, 1 मिनट बोलो, 1 मिनट बोलो। अरे भाई देखो, अगर अध्यक्ष बनाए, सदर बनाए, और अगर नहीं सुनना तो मैं अभी सदर छोड़ने को तैयार हूं। ये कुछ मतलब ही नहीं रहा, आधा घंटा अगर कोई बात करेगा तो ये तो फजर की नमाज इधर हो जाएंगी। तो भाई यहाँ मीटिंग इसलिए रखी गई, 1 मिनट देखो, मीटिंग के अंदर जो कैंडिडेट है उसने अपनी बात रखना, अपनी इंट्रोडक्शन देना, और बाकी जो जिम्मेदार आए उन्होंने उसके ऊपर अभी राय देना। अभी चलो, अभी 1 मिनट बचा है बोलते हैं उनका, चलो 1 मिनट बोलने दो, चलो बोलो बोलो, चलो बोलो। अफरोज भाई बोलो, 2 मिनट में, 1 मिनट में खत्म करो। 3 मिनट बोल के तुमने 10 मिनट लिए यहाँ पर, कैमरे में अपना सब रिकॉर्ड हो रहा है। थोड़ा सा समझ के चलो, बाकी लोगों को भी बात करनी है, बाकी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो इस बैठक में मेरी इतनी उम्मीद है कि बतौर सब आज हम जब बैठे हैं तो हमारा विनिंग आमदार कौन है ये तय करने की जरूरत है, और उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी लेके आगे बढ़ना चाहिए। और आज मेरी खुद की बात नहीं करनी है तो ठीक है, नहीं करता हूं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में इस मसलों पे हम लड़ रहे हैं, और हमारा गढ़ ये हम बनाने के लिए हम पिछले 4 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को आप लेके चलो तो हम तय करेंगे। और मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उन्होंने तो मुझे उठा लिया, लेकिन अगर मैं जीतना रहूंगा, एक मुसलमान आमदार विधानसभा में जा रहा होगा, तभी आप लोग मेरे साथ रहो। इतना ही मैं बोल रहा हूं, बस। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद शेख, मैं हड़पसर मतदार संघ से मैं भी इच्छुक हूँ। मैं भाषण तो नहीं करता, लेकिन काम करके दिखाता हूँ इंशाल्लाह तो आपको। हर मसले में मैं सबसे आगे हूँ। असल बात ये बताऊंगा कि इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मदर सोशल फाउंडेशन यानी मुबीन भाई, मैं और हमारे साथी इस्माइल भाई, शोएब भाई, हम सब ने मिलकर, हमारे चाचा कुतुबुद्दीन चाचा, हम सब ने मिलकर ये एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। ये मीटिंग का असल मौजू ये है, इस मीटिंग का असल मौजू ये है कि यहाँ सब इच्छुक उम्मीदवार को बुलाए हैं, लेकिन यहाँ कैंडिडेट तय करने के लिए नहीं बैठे कि ये कैंडिडेट होगा, ये कैंडिडेट, हम तय करने के लिए नहीं बैठे। आज इसलिए बुलाए कि हमारी एक ताकत बननी है, हमको एक ताकत बनकर एक उम्मीदवार को यहाँ से खड़ा करना है। हम सब मिलकर एक ताकत बनेंगे। पिछले कुछ दिनों में एक बात आ रही थी कि महाविकास आघाड़ी मुस्लिम उम्मीदवार दे रही है, ऐसी कुछ बातें आ रही थी। तो हमने ये सोचा कि ठीक है, चलो अगर महाविकास आघाड़ी उम्मीदवार दे रही है तो वेलकम, हम उसको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं खुद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूना शहर सदर होने के नाते से ये कह रहा हूं कि महाविकास आघाड़ी ने अगर मुस्लिम उम्मीदवार दिया तो मैं ऊपर से लेटर लाऊंगा, उसका समर्थन करूंगा इंशाल्लाह। अगर महाविकास आघाड़ी ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया तो क्या करना है, इस पर चर्चा करनी है हमको। इसके लिए बात करनी है कि नहीं देंगे तो फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मुस्लिम उम्मीदवार देने के लिए तैयार है, आजाद समाज पार्टी भी मुस्लिम उम्मीदवार देने के लिए तैयार है, वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुस्लिम उम्मीदवार दे चुकी है, एसडीपीआई भी मुस्लिम उम्मीदवार दे रही है। तो फिर इस पर बैठना है कि इसमें सब मिलकर कोई एक उम्मीदवार तय करना है और हम सब उसके पीछे रहेंगे इंशाल्लाह। सही बात एक ताकत दिखाना है। इसके लिए हड़पसर मतदार संघ से कातरस से लेकर हड़पसर तक
हर एक जिम्मेदार शख्स को हमने यहाँ पर बुलाए हैं और इसके अलावा कस्बा विधानसभा के भी जिम्मेदारों को हमने बुलाया है, वही वहां पर भी यही करना है। तो भाई अब राय मशवरा हम लेंगे इंशाल्लाह, जो भी रहेगा अपनी बात 1 मिनट में खत्म करो और एक उम्मीदवार इंशाल्लाह हम तय करेंगे, इस पर बात करो। हमारे इमरान भाई है जो इच्छुक उम्मीदवार एक बात अभी मैं फिर से कहता हूँ कि हम कैंडिडेट तय करने के लिए नहीं बैठे अभी। हाँ अभी हो गया कैंडिडेट कौन है अभी, कौन है कैंटोनमेंट का, कौन है कैंडिडेट, कौन है और कैंडिडेट मेरा दिया फाउंडेशन ऑफिस है। मेरा अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान शेख, दिया फाउंडेशन। मेरा दिया फाउंडेशन सैयद नगर में है। मैं मेरा काम तुम नहीं बताऊंगा, तुम मेरा फेसबुक इंस्टा पे इमरान शेख ऑफिशियल अकाउंट है, उस पर देख सकते हैं मैं क्या काम करता हूँ। मैं क्या काम करता हूँ वो नहीं बोल सकता। मैं कांग्रेस से इच्छुक हूँ हड़पसर विधानसभा में से। अगर तुमने सबने सपोर्ट किया तो मैं अपक्ष भी लड़ूंगा इंशाल्लाह, और मैं अल्लाह की सिवाय किसके बाप को डरता नहीं, इंशाल्लाह किसके डरूंगा नहीं। आज तक का ये है कि मुस्लिम लोग के जान के ऊपर हड़पसर विधानसभा में मारडा का आमदार बना, माड़ी का आमदार बना, तो मुस्लिम का क्यों नहीं बना? मुस्लिम का क्यों नहीं बना? उसका ये मतलब है कि मुस्लिम का पैर खींचता है और मुस्लिम के ऊपर जलता है। मैं ज्यादा भाषण नहीं देता, मैं राशन देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुख्तसर में खत्म किए हैं माशाल्लाह। कैंटोनमेंट से इच्छुक उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार अभी लास्ट है मेरे ख्याल, इच्छुक उम्मीदवार जो है अभी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं रियाज सैयद अली, मैं कैंटोनमेंट से इच्छुक हूँ और मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मैं इतनी पर बोल के मेरे दो कलम कर मैं आगे वाले को हाउस को बनाता हूँ। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। कैंडिडेट सब खत्म हो गया। अभी जिम्मेदार जो है अपनी अपनी बात को रखेंगे। अभी आप हाजी फिरोज साहब जो अभी आवाम की हमारे जो यहाँ पे जिम्मेदार है इनकी राय ली जाएगी। हाजी फिरोज साहब क्या बात है? इन्हें अभी जिम्मेदार बहुत है, पहले तय करो कि क्या बात, कौन बात करने वाला है। सदर साहब आप तय करो, आदमी लोग वो हिसाब से बात करके खत्म करो। तो सुनो, अभी बात करने वाले बहुत है और मुख्तसर से बात करें। यहाँ कोई भाषण नहीं करना है और अपना खुद का काम बताना नहीं है कि मैंने क्या क्या किया, कि जो लड़ने वाले उन्होंने बता दिए उन्होंने क्या किए। अभी राय दो आपकी, अपनी राय। मुनर भाई बात करने वाले, अंजुम भाई बात करने वाले, दो ओ माइक दो, अंजुम भाई बात करने वाले। नहीं इच्छुक उम्मीदवार हो गए ना अभी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पत्रकार साहब बैठो, आप बैठो। सबसे पहले जिन्होंने ये मीटिंग अरेंज करी उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। खास करके मुझे लगता गलतफहमी है कि सब पार्टी के लोग यहां पर आए हैं। महाविकास आघाड़ी ने टिकट नहीं दिया तो क्या? तो महाविकास आघाड़ी के अदर कास्ट के वोट हमको मिलते कि पहले ये सोच के टिकट मांगो। सबसे पहले हड़पसर विधानसभा, क्यों हड़पसर विधानसभा के अंदर सब इच्छुक हो रहे? क्यों युमान नगर से आके हड़पसर में लड़ रहे? उसकी वजह आजादी के बाद से एक ऐसा मतदार संघ जो हो गया जो लाख मतदार तक पहुंच गया। उसकी वजह क्या है तो कौन हुआ? मुझे लगता है कि मेरे प्रभाग में ही 50,000 से ज्यादा वोट है। उसकी वजह क्या? क्योंकि हमारे कोंडवा के लोग बहुत समझदार हैं। हमारे कोंडवा में सब में ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं।
हमारे कोंडवा में सब में ज्यादा स्कूल है, सब में ज्यादा कोंडवा में अच्छे हॉस्पिटल है, हमारे सब में ज्यादा कोंडवा में प्रोफेसर है। और ऐसे समझदार लोगों ने 2017 के अंदर अपने कौम के 3 लोग चुन के दिए। 17 में कितने वोट थे? तो 18,000 वोट थे। अभी कितने हैं? तो 55,000 वोट है। ये क्यों हो गए? हड़पसर मतदार संघ में कोंडवा में क्यों हो गए? बिना डेवलपमेंट के लोग इतने आ गए, डेवलपमेंट हुआ करके इतनी पब्लिक आई, तुम्हारे जैसे लोगों ने चुन के दिए करके इतने लोग आ गए। मेरा बोलने का मतलब आपको ये है कि ये जितने इच्छुक उम्मीदवार हैं, ये शर्त मत रखो कि महाविकास आघाड़ी टिकट देंगे तो हम लड़ेंगे। यहाँ पर मुल्ला साहब ने बात करे, तौसीफ भाई ने बात करे, शाही साहब ने बात करे। मैं चाहता हूं कि इस उम्मीदवार में से जो काबिल उम्मीदवार है, ये लोग आपस में बैठे और एक उम्मीदवार तय करें। हम नहीं तय करेंगे। मालूम है कि हड़पसर के अंदर ये लड़ सकते, इसमें अयूब भाई भी है। मेरा ये भी बोलना है कि पुणे शहर के अंदर कितने प्रभागी, कितने नगर सेवक, 25-25, 30 साल से वहां पर मुसलमान नगर सेवक चुन के आते। कोंडवा जैसा प्रभाग क्यों नहीं बनाए 50-50 हजार लोगों का? अगर हम लोग 5 साल में चुन के आते, 3 साल कोविड में चले जाते, 2 साल के अंदर हम लोग 50,000 तक पहुंच सकते। तो जो 15-15 साल, 20-20 साल से नगर सेवक चुन के आते, वो लोग ने अपना प्रभाग आमदार का ऐसा क्यों नहीं बनाया मेरे भाई? ये हमारी मिसाल पूरे पूना ने लेना चाहिए, पूरे पूना शहर में हमारी मिसाल लेना चाहिए। मेरे दोस्त अफरोज भाई ने बताया कि मैं कोल्हापुर से चालू किया और हड़पसर में आके रुका। हड़पसर में क्यों रुके मेरे भाई? नहीं, आपने बताया कि आपने अच्छा काम किया है सब जगह पे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि हर जगह पे, जैसे मुन्नर भाई हमारे, हर जगह पे जहां पर भी मुस्लिम नगर सेवक आता है तो पहले तो नगर सेवक का हम लोग सोचते हैं। और शोरू भाई, मैं अंदर के नहीं लड़ने वाला, आपने मेरा डाले सोशल मीडिया पे, हम लोग नहीं लड़ने वाले। हम लोग इसके लिए मीटिंग में आए, चारों नगर सेवक, फारूक इनामदार, रईस उनके, हाजी फिरोज, गफूर पठान, इसके लिए मीटिंग में आए कि हम लोग को सबसे पहले समाज है, समाज के बाद पार्टी। अगर एक मुसलमान, जितने ये 8-10 मुसलमानों से एक मुसलमान अगर रुकता है तो हम लोग भी दादा को बोल के हमारे समाज का काम करेंगे, बाद में पार्टी को देखेंगे। क्या विकास आघाड़ी लेके बैठे आप लोग? अरे हम लोग कोंडवा के अंदर जब 17वें नगर से लड़े तो 3 अदर कास्ट के लोग हमारे साथ में थे। नाम के साथ बोलूंगा, लोनकर फैमिली। एक को भी कसम खाने के लिए मैंने मंदिर के सामने कि उन्होंने हमको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है कि हमको वोट दिया। तो तुमको क्या वोट देने वाले ये लोग? जैसा हमारे तौसीफ भाई ने बताया, हमारा अगर समाज साथ में रहेगा तो किसी की ताकत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। समाज एक करो, ऑटोमेटिकली पद अपने कदमों में आएगा। हमारी 17 में क्या ताकत थी? हमने किसके सामने लड़े? माजी आमदार के सामने। रईस भाई ने किसके सामने लड़े? 10 साल के नगर सेवक के बारे में, जिसकी किसकी हमारी ताकत नहीं थी, एक नगर सेवक नहीं था, वैसे जगह पे हम लोग 4-4, 3-3 लोग चुन के आ रहे। इसके लिए जैसे कोंडवा के अंदर समझदार लोग हैं, कोंडवा के अंदर जैसे अच्छे लोग हैं, ऐसे हर एरिया में, कस्बा हो, कैंटोनमेंट हो, पर्वती हो, हर जगह पे अपने मुसलमान की ताकत बनाओ। और जाहिद भाई, आप लोग ने, आपने सदर साहब है, आपको बोलना नहीं चाहिए, पर हाँ, हम लोग विकास आघाड़ी का उम्मीदवार चुनने के लिए नहीं आए थे। हम लोग विकास आघाड़ी का, यहाँ पर एमआईएम भी है, आजाद कम्युनिटी पार्टी की भी है, वंचित की भी है, दूसरे भी है, और हमारे एसडीपीआई के भी लोग हैं, सब लोग हैं। सब लोग तय करो, एक उम्मीदवार दो। आप लोगों को मांगे वो लोगों को, अरे उनको मांगने का तो लोग अगर उम्मीदवार देंगे तो उनके वोट तो मिलना चाहिए। कभी भी नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते। मैंने काफी टाइम लिया, मुझे बोलना बहुत कुछ है, पर काफी टाइम हो चुका है। मुझे लगता है सदर साहब इजाजत चाहता हूँ। मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अपनी राय जिस तरह से यहाँ पेश की गई, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट भी सामने आ गए। आप बिल्कुल मुख्तसर, जिस तरह से हाजी फिरोज ने कोंडवा के डेवलपमेंट के ताल्लुक से और आज के हालात के जो बताया, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये बताऊंगा इस महफिल में कि बल में बल अपना बल। मेरे भाइयों, आज वो वक्त आ चुका है। बिल्कुल जिस तरह से यहाँ जो मौजूद कैंडिडेट है,
उसमें जैसा कि और 2 कैंडिडेट यहाँ नहीं है, उनको भी साथ में लो। जैसा रशीद भाई है, एडवोकेट अयूब इलाही बख्श है, ये भी दोनों अहमद तबकर, आप सब लोग एक साथ बैठो। जिस तरह से हम चारों नगर से और दिगर सब लोग, मुनवर भाई भी सब लोग हैं, एसडीपीआई की पूरी टीम बैठेगी। हम लोग आपस में एक मशवरा करो, आपस में तय करो कि फलां कैंडिडेट को आगे लेके चलने का। फिर इंशाल्लाह साम दाम दंड भेद किस तरह से उसको राजनीति आगे खींचने की हम सब लोग दूसरे मीटिंग में तय करेंगे। आज महाविकास आघाड़ी को लेकर बात चल रही है, महाविकास आघाड़ी को वाव पर रख दो, टिकट मिलो ना मिलो। अगर इस बात में, इस महफिल में ये तय हो रहा है कि एक कैंडिडेट एडवोकेट तौसीफ साहब ने बताया आज के देश के हालात, और जब देश के हालात अगर इस तरह से है और मौका अगर हमको मिल रहा है तो बिल्कुल हमने उसका वक्त पे फायदा उठाना चाहिए। मेरे भाई, आपस की नाइतेपा की कुछ है नहीं। ये मीटिंग जिस तरह से अभी चंद मिनटों में जब खत्म हो जाएंगे तो इतनी पीसफुली इसका मैसेज बाहर जाना चाहिए। आखिरी वक्त में एक मैसेज ऐसा जाए कि समाज के सब लोग यहाँ जिम्मेदारान थे, इसकी मीटिंग अच्छी हो गई और बाद में तय करे कि एक कैंडिडेट देने का, ये मैसेज बाहर दो। खास करके मैं मीडिया वाले से गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि मीडिया का एक बहुत आज का इंपॉर्टेंट रोल है। अंजुम भाई, ये मैसेज जब जाएगा तब हमारे समाज को लोग पूछेंगे, वरना ये सिर्फ हमको इस्तेमाल कर रहे, हमको डरा रहे, कोई हमारा नहीं है। हम आज अजित पवार गढ़ के साथ में हम उनको सराहते, लेकिन जब कौम का वक्त आ गया हम चारों नगर से यहाँ मौजूद है। पहले कौम, समाज के पीछे हम लोग हैं, तो बिल्कुल एक हो जाओ, इत्तेहाद यूनिटी के साथ तय करो। हड़पसर विधानसभा आज अपने लिए मौजूद है, बिल्कुल इस पे आपको काम करना है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज्यादा मत बोलो, एक मिनट लो, बोलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक्चुअली आज यहाँ पर मुस्लिम समाज की मीटिंग मदर फाउंडेशन की तरफ से रखी गई। मेरे सिर्फ 2 ही बात बोलना है मुझे, कि जब अपना मुस्लिम समाज एकता पे ये मीटिंग रखी है तो मेरे ख्याल से अभी ये 3री मीटिंग है कोंडवा में सिर्फ मुस्लिम समाज की। यानी हर आदमी जो मैं जाहिद भाई फेसबुक पे व्हाट्सएप पे देख रहा है वो ही बोल रहा हूँ, हर आदमी अपना अपना उम्मीदवार लाके हड़पसर में तैयार कर रहा है। तो ऐसा ना हो, ऐसे अलग अलग सोशल एक्टिविटीज जो कर रहे हैं लोग मीटिंग ना ले, अलग अलग जमात मिलकर अलग अलग मीटिंग मत ले। या हम देख रहे, सुन रहे हैं लोगों से, फलाने जमात ने ये आदमी लाया, इसको उम्मीदवार खड़ा करा, वो जमात को नहीं पूछे तो वो आदमी ने लाया, उसको उम्मीदवार खड़ा करा। ऐसा मत करो मेरे भाई। पूरे हड़पसर की, मैं सिर्फ हड़पसर की बात कर रहा हूँ, पूना शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हड़पसर की। देखो भाइयों, यहाँ पर पूरे पूना शहर की मीटिंग रखी गई है, हमारे पास टाइम कम है। सब अपने अपने समाज सेवक जो है सब अपने अपने मतदार संघ में काम करो। जो कस्बे के वो कस्बे में काम करो, जो कैंटोनमेंट के वो कैंटोनमेंट में काम करो। हर इंसान अपने अपने एरिया के मुस्लिम समाजों को लेके ये जाहिद भाई काम होना चाहिए, क्योंकि टाइम कम है। ये बात नहीं है कि हम महाविकास आघाड़ी का रास्ता देखेंगे, हम यहाँ रुके हैं, महाविकास आघाड़ी टिकट नहीं देंगी तो हम फिर सोचेंगे। महाविकास आघाड़ी टिकट नहीं देने वाली मुसलमान को, इसका तजुर्बा आपको 40 साल से। हम जब राजकारण में जब उतरे ना तो कोई पार्टी को लेकर नहीं उतरे मुनवर भाई। 40 साल पहले हमारी नानी ने 40 साल काम करी पक्ष का, कांग्रेस पार्टी का। यहाँ पर काफी जूने लोग भी है, पर उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। हम अपक्ष रुके, अपक्ष चुन के आए, फिर वापिस से अपक्ष रुको, जब जाके हम राजकारण में एंट्री मारे। तो मैं सभी मुसलमान से गुजारिश करना चाहता हूं, तुम महाविकास आघाड़ी का रास्ता नहीं देखते हुए हम सब एकजुट हो जाए हड़पसर के मुसलमान। और जैसे कि फिरोज भाई ने बोले, एक आदमी होना चाहिए। जैसे तौसीफ भाई बार बार बोल रहे कि अगर समाज है तो मैं पीछे हटने को तैयार है। अगर समाज बोलता है कि ये उम्मीदवार मुझे चाहिए तो मैं पीछे हटने को, तो ऐसा ही हड़पसर विधानसभा में फारूक भाई होना चाहिए कि अगर सब समाज मिलके
एक मुस्लिम उम्मीदवार को अगर खड़ा करे और सब उसके उस उम्मीदवार के साथ में मिलकर काम करे ताकत से, तो इंशाल्लाह अल्लाह हमको कामयाब भी कर सकता। ठीक है, अल्लाह अगर हम नहीं आ सकते, हमारा उम्मीदवार नहीं भी आ सकता, तो हमारी ताकत तो दिखेंगे। अगले बार महानगर पालिका के कॉर्पोरेशन की इलेक्शन है, 4 महीने में हो सकते हैं, उसके बाद 5 महीने में, कम से कम हमारे नई आमदारगी में, नई खासदारगी में, तो कॉर्पोरेशन में तो एक 20-25 मुनरबा एक पुणे शहर से उम्मीदवार जाना चाहिए। आज हम ये 3 उम्मीदवार है, आज हम 3 उम्मीदवार है। ये उम्मीदवार जो कोनवा में चुन के आए ना, ये हम हमारे बलबूते पे नहीं आए भाई लोग, ये समाज के बलबूते पे आए हुए, और ये समाज ने हमको चुन के लाए हुए, और वो समाज आज हमारे पीछे पड़ा है कि ये उम्मीदवार ये काम कर रहा है, ये उम्मीदवार ऐसा काम कर रहा है, वो उम्मीदवार ये काम कर रहा है। और हमारी ये सोच है कि हम 3 नगर सेवक हो गए। फारूक भाई, अपनी सोच ये है कि हड़पसर में हम 3 के 5, 5 के 6 और 6 के 7 कैसा करे, ये हमारे मुसलमान लोग की नगर सेवकी। तो मैं फिर से एक बार जाहिद भाई, आप सदर है, पूरे हड़पसर विधानसभा की एक अच्छी मीटिंग लो, सब जमात की मीटिंग लो, सब जिम्मेदारों को बुलाओ यहाँ पर और तय करो, और एक ही मीटिंग लो, मत बताओ ये सोशल मीडिया पे अपनी सब वायरल हो रहे, क्या कल वो उसने फलाने जमात ने मीटिंग ली, कल वो दूसरे फलाने जमात ने मीटिंग ली, और तीसरे ये हंसी हो रही है व्हाट्सएप पे। तो हाके हमको ये वीडियो चालू है, हाके हमको हमारे समाज के बारे में बोलने के लिए, क्यों नहीं हम हमारे समाज के बारे में बोलेंगे? हर आदमी अपने समाज के बारे में लड़ रहा है, मराठा उसके बारे में लड़ रहा है, वो चाहिए, वो बोलते हम सत्ता में चाहिए, माली बोलते हम सत्ता में चाहिए, हर समाज धनगर बोलता हम सत्ता में चाहिए। तो हम मुसलमान का भी हक है, पर उसका तरीका है, वो समाज को देखो, हमारे समाज को देखो भाई लोग। तो हमको सबको एक होना है। ठीक है, अपने आपस के नाइट से बाकी ये वो ये तो है, सब में ज्यादा अगर रिंगा तो अपने में रिंगा, पर इलेक्शन में जब सत्ता की बात आती है तो अपनी बात सब बाजू में रखते समाज के हस्ते काम करने की कोशिश करो। इतनी बोल के मैं मेरी बात खत्म करूं। मनोहर भाई बोलेंगे इंशाल्लाह। भाई, और इस मीटिंग को जो ऑर्गेनाइज किए हमारे मदर सोशल फाउंडेशन के सभी जिम्मेदार, मौजूद सभी पुणे शहर के जिम्मेदार, अपने ताकत अपने रसूख रखने वाले सभी यहाँ पर, सभी जिम्मेदार हस्तियां यहाँ पर मौजूद है। बड़ी खुशी की बात यह है कि मुसलमानों में एक शऊर उठा कि हमारी भी सत्ता आनी चाहिए। ये इस मीटिंग से जो एक मैसेज गया कि हम चाहते हैं कि भाई मुस्लिम समाज के भी लोग सत्ता में आना चाहिए। नहीं तो आज तक हम लोगों ने लोगों को चुन के दिया, खाली उतना ही रोल हमारा रहा। लेकिन आज मुस्लिम समाज ये चाहता है कि हम भी सत्ता में भागीदारी हमको भी चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जिम्मेदारों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आज महाराष्ट्र में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है उसमें मुसलमानों ने खास करके ये प्रूफ किया है कि मुसलमान जहां भी रहेगा वहां पर सत्ता दिला के दे सकता है। और ये बात को जितने बड़े लीडर है, फिर वो शरद पवार होने दो या तो फिर अजीत पवार होने दो, उद्धव ठाकरे जी होने दो, सभी ने इसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मुसलमानों की वजह से हम यहाँ पर आज सत्ता में आए हैं। तो हम किसी को सत्ता में भेज सकते हैं, तो क्या हम हमारे लोगों को सत्ता में नहीं भेज सकते क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी हमारे एडवोकेट साहब भाई ने, अफरोज भाई ने जो कुछ बातें बताई, और भी जो उम्मीदवारों ने जो हमारे बातें बताई, ये गौर करने वाली बातें हैं कि हम अगर चाहते हैं कि इलेक्शन में लड़ना चाहिए, मुस्लिम उम्मीदवार चुन के आना चाहिए, तो हमारे पार्टी की जो चप्पल है सबसे पहले उसको बाहर उतारना चाहिए। हम किस पार्टी से है वो बाद में, हम पहले अगर मुसलमान हैं और हमको ऐसा लगता है कि मुस्लिम उम्मीदवार चुन के आना चाहिए, तो हम जिस तरह से लोगों को चुन के दे सकते हैं उस तरीके से हम हमारे लोगों को भी चुन के दे सकते हैं। और एक आज पुणे शहर में एक विधानसभा जो हड़पसर विधानसभा, वो ऐसा विधानसभा है जहां पर 1,15,000 सिर्फ मुस्लिम वोट है। इतनी बड़ी वोट संख्या जहां पर है, अगर हम लोग ने सोचे कि एक उम्मीदवार, जिस तरीके से हम सब मिलकर ये बोल रहे हैं कि कोई भी पार्टी से हो, भले अपक्ष हो, लेकिन एक उम्मीदवार अगर हम मुसलमान बोल के अगर चुन के देंगे
और मुसलमान बोल के डिसाइड करेंगे तो हमको ये जीत से कोई नहीं रोक सकता। और ये एग्जाम्पल रहेगा पूरे महाराष्ट्र के लिए कि मुसलमान अगर ठान ले तो वो अपना उम्मीदवार चुन के दे सकता है अपने बलबूते पे। तो ये जो चीज फिर उनके हमारे जो भी हम लीडर मानते हैं जिसको उनको समझ में आएंगी तो वो ये चीज का एहसास करेंगे कि नहीं हमने गलती किया, मुसलमानों को उम्मीदवारी नहीं दी। तो मेरी गुजारिश है कि हम सब मिलके एक आवाज से एक उम्मीदवार अगर हम सब मिलके देते हैं और जितने उम्मीदवार खड़ने वाले जो खड़ने की अपेक्षा रखते हैं, मैं तौसीफ भाई की बात से बहुत मुत्तफिक है कि अगरचे कम्युनिटी अगर मुस्लिम समाज एक उम्मीदवार जाहिर करता है तो बाकी के सभी उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी पीछे लेना, ऐसी मैं सभी से मोहतरमाना गुजारिश करूंगा। वरना अगर हम बोलेंगे एक उम्मीदवार देने का और सब अपने अपने झंडे लेके खड़े हो जाएंगे तो कोई भी चुन के नहीं आ सकता और वापस वही होने वाला है जो हर साल होता है। तो ये हमारे पास एक मौका है और ये 5 सालों में एक बार आता है, यानी कि 5 साल में एक जनरेशन निकल जाती भाई। ये मौके बार बार नहीं आते, 5 साल में एक बार मौका आता है। तो इस मौके को गनीमत समझो और इस मौके का फायदा उठाते हुए मेरे तमाम भाइयों से, खास करके मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है, अगर 10 उम्मीदवार खड़े भी रहते हैं तो जो उम्मीदवार मुस्लिम समाज बोल के तय करेगा हम सब मिलकर उसको मदद करेंगे। ये अपने अंदर अहद करो, अपने अंदर इस बात का वादा करो कि मैं कोई भी उम्मीदवार रहे जो मेरा कम्युनिटी उम्मीदवार देगा मैं उसी का साथ दूंगा। तो ही ये हम अपना ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। और सत्ता में आज मुसलमान रहना इतना जरूरी है क्योंकि तो आपने देखे कि हम अगर कंप्लेंट देने जा रहे हैं तो हमारे पे गुनाह दाखिल हो रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी पॉलिटिकल ताकत नहीं होने की वजह से हो रहा है। हमारे पे इतने जुल्म हो रहे हैं हम कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ पॉलिटिकल ताकत नहीं होने की वजह से हो रहा है। अगर जब कमिश्नर साहब को एक ऊपर से फोन आ जाता है तो सब चीजें चेंज हो सकती है। तो पॉलिटिकल ताकत को हम लोग ने भी समझना चाहिए और पॉलिटिकल ताकत का इस्तेमाल हम लोग ने भी करना चाहिए। मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं गुजारिश करता हूं फिर एक बार कि मुस्लिम समाज ने अगर जो भी उम्मीदवार देता है हम सब लोगों ने मजबूती के साथ उसके साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसी में सबसे अपील करता हूं। शुक्रिया। मैं आप तमाम लोगों को सबसे पहले सलाम करता हूँ। हाजी फिरोज साहब को एक बात बताना चाहता हूँ। बड़े भाई, आपने कहा कि कोंडवा के अंदर, ये मेरा विषय नहीं है, मैं इसके एक सेकंड में सिर्फ इस पे बोलूंगा। कोंडवा के अंदर प्रोफेसर बढ़ रहे हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूट बढ़ रहे हैं। शायद आप सदोशी पेड़ और ब्राह्मीण के इलाके घूमे नहीं है और कोंडवा में नशा भी बढ़ रहा है। जितने स्कूल्स के उससे ज्यादा ड्रग्स और गांजे के पेडलर है कोंडवा में। इस चीज पे भी आप रोशनी डालें। और एक तरफ वकाफ की जमीनों पर, हमारी तादादों पर, हमारे आबा व अजदाद की निशानियों पर हमला है। एक तरफ हमारी मस्जिद व मदारिस पर यलगार कही जा रही है, दूसरे तरफ आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की जा रही है। तो कहीं हमारी बहनों के आंचलों के साथ खेलकर मुसलमानों की हुर्मत व इज्जत को अपने पैरों के नीचे नोदा जा रहा है। और ऐसे वक्त में अगर हम इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज, जिन्हें मैं कौम और मिल्लत के एजेंट और दलाल कहता हूं, इनसे टिकट की उम्मीद लगा रहे हैं, तो ये हजरत उमर और हजरत अली और हजरत टीपू सुल्तान के बच्चों का शेवा नहीं है। माफ करें, इस बात को समझना। पहले कांग्रेस के अंदर हमें क्या मिला? आज तक मेरे शहर चलो, कहीं कहीं मुस्लिम नौजवान है जिनकी जिंदगी एटीएस की इंक्वायरी के नाम पे जेलों में कट रही है। मोहतरम मंजूरी नामदार साहब बैठे, उनके तजुर्बे पूछना कभी उनसे। एडवोकेट तौसीफ शेख साहब बैठे, एडवोकेट अफरोज मुल्ला साहब बैठे, ये लोगों ने कानूनी लड़ाई लड़ी। इनसे पूछना कि दौरे कांग्रेस में मुसलमानों के दौरे कांग्रेस की हुकूमत ने मुसलमानों के हिस्से में नाइंसाफी की सिवा क्या डाला? तो हम क्यों शरद पवार के दरवाजे पे जाके भीख मांगने का काम कर रहे हैं? क्या खुद को कमजोर समझते हो क्या? हम कभी अरब के कपते हुए सहराओं से निकले थे? हमने अपने कदमों में मुल्क रोम को झुकाया, हमने मुल्क शाम को झुकाया, हमने तुर्की को झुकाया। एक तिहाई दुनिया को मुसलमानों ने अपने कदमों पे झुकने के लिए मजबूर किया। हम वही हजरत उमर की औलाद है, हम वही खालिद बिन वलीद की औलाद है। तो हड़पसर मक्का और कस्बा हमारे लिए बड़ी बात थोड़ी ना है। अगर मुत्तहिद हो जाए तो गलत तो नहीं कह रहा हूं ना साथियों। और दूसरी अहम बात, मैंने 2 मीटिंग से पहले भी आपको ये बात कही थी, जो एसके फंक्शन हॉल में जो मीटिंग हुई थी, जैद चाचा भी थे, गफूर चाचा भी थे, मैंने आप लोगों के सामने बात कही थी साफ तौर पर कि हमें कॉम्बिनेशन पे काम करना चाहिए। दलित और मुसलमानों का इत्तेहाद ही है जो हड़पसर मतदार संघ और कस्बा मतदार संघ में हमें कामयाबी दिला सकता है। मैंने बार बार आपके बीच आकर ये बात कही, चीख चीख कर कही, एग्जाम्पल के साथ कह रहा हूं। नगीना के अंदर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष
मेरे नेता मेरे कायद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब की सीट थी। मैं 3.5 महीने वहां पर रहा, मैंने वहां पर मेहनत की। हमने बताया कि जब मुसलमान और दलित एक साथ में आता है तो हम ऐसे इलाकों में जहां हमारे खिलाफ आके प्रचार कर रहे थे अमित शाह, अखिलेश यादव, संजय सिंह, केजरीवाल, उस वक्त में हमने बताया कि सिर्फ और सिर्फ इस कॉम्बिनेशन पे, इस आइडियोलॉजी पे, दलित और मुसलमानों की कॉम्बिनेशन पे हमने अपने खासदार को सांसद सदन भेजा। वही बात हड़पसर के अंदर भी हो सकती है, लेकिन ये बात कब होगी जब मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद हमारे अंदर आएगा। आज हम खुद आपस में बटे हुए, आज हम इसके पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि आप एक नुमाइंदगी कीजिए, एक मशवरा कीजिए और दलित और मुसलमानों के कॉम्बिनेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और आजाद समाज पार्टी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व के अंदर मुझे लगता है कि सक्षम है कि हमें काम कर सकते हैं। और रही एडवोकेट तौसीफ शेख साहब की बात, तो आप अगर बताएं कि एडवोकेट तौसीफ शेख साहब और आजाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हम वहां दे रहे हैं, हमारे उम्मीदवार से मजबूत सड़कों की लड़ाई लड़ने वाला कोई और उम्मीदवार है जिसपे कौम मिल्लत की लड़ाई लड़ते हुए सबसे ज्यादा केसेस लगे? अगर ऐसा कोई उम्मीदवार बताए तो हम अपने उम्मीदवार को, और कौम अगर ये फैसला करती है मिलकर, तो हम अपने उम्मीदवार की उम्मीदवारी पीछे लेने के लिए कोई बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि हम सत्ता के लिए नहीं आए। अल्लाह का फजलो करम है, हमारी लीगल एसोसिएट है, हमने बहुत तक ताज देखे, ताज हमारे कदमों में पड़े हुए। हम यहाँ इसलिए है कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन हुकूमत के अंदर जाए। बिल आखिर में अपनी बात को खत्म करूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखा गया, ये दूसरी से तीसरी मीटिंग है, ये दूसरी से तीसरी मीटिंग है, लेकिन आउटपुट मेरी नजर में 2-3 मीटिंग में आउटपुट कुछ निकला नहीं। एजेंडा क्या है वही समझ में नहीं आ रहा। अभी जाहिद भाई बोल रहे हैं कि ये मीटिंग जो है वो कैंडिडेट फाइनल करने के लिए नहीं है, तो ये मीटिंग का एजेंडा क्या, सबसे पहले वो क्लियर होना चाहिए। भाषण हम बहुत सुनते रहते हैं यूट्यूब, फेसबुक पर, सब जगह पर। अभी यहाँ पर सिर्फ ये होना चाहिए मीटिंग का एजेंडा क्या है, अगर कैंडिडेट चुनना है तो उसके पैरामीटर क्या होंगे। सब बोल रहे हैं कि एक उम्मीदवार, भाई हमको भी मालूम है, हम एक उम्मीदवार हमको फाइनल करना है, उसी को जिताना है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है, हमारे पैरामीटर क्या हो गए एक उम्मीदवार को देने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक उम्मीदवार पैरामीटर पर फिट बैठता है, वो डिक्लेयर हो जाता है, तो बाकी के उम्मीदवार अगर खड़े रहते हैं तो कौम मिल्लत और मुस्लिम कम्युनिटी उसके खिलाफ क्या एक्शन लेगी। और तीसरा सवाल कमेटी और जो हमारे रहबर लोग हैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, इसमें जो हमारे मुस्लिम जो काम कर रहे हैं, जो उसमें पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, जब मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पर एक कैंडिडेट कौम ने दे दिया तो उनका किरदार क्या होगा? क्या वो अपनी पार्टी छोड़कर मुस्लिम कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे? और अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो फिर हम नेक्स्ट टाइम उनको वो पद पर देखना चाहेंगे क्या? ये मेरे 3 सवाल है। अगर मैं ये समझता हूँ कि सब लोगों के यही सवाल हो गए, कैंडिडेट देना है, पैरामीटर क्या हो गए, मीटिंग का लास्ट में निकाल क्या होगा, और अगर कैंडिडेट फाइनल होता है, बाकी कैंडिडेट जब अगर खड़े रहते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी उनके साथ क्या डिसीजन लेगी। और बाकी महायुति हो गई, महाविकास आघाड़ी हो गया, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी है, इसके जो लोग माइनॉरिटी सेल के पद ले रहे हैं और नामुसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हमले होते हैं तब ये पार्टी की तरफ से नहीं जाते और इनको प्रेशर किया जाता है, तो इस पर क्या एक्शन होगी? बस ये सवाल के जवाब मिलने की उम्मीद है। अंजुम भाई, एक मिनट अंजुम भाई को देखे, आपके पास 2-3 बार हो गया अंजुम भाई। शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान न्यायिक रहने वाला है। मैं मदर सोशल फाउंडेशन उसके तमाम जिम्मेदारों को दिल से धन्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब मीटिंग आप लोगों ने यहाँ पर आयोजित की। मुझे लगता है कि सब लोगों ने उनकी तालियों की गूंज में स्वागत करना चाहिए। दूसरी सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक लहर चली है कि मुस्लिम आमदारों को चुना कर दिया जाए, और 40 विधानसभा मतदार संघ पूरे महाराष्ट्र में ऐसे है जहां पर मुसलमानों की लोक संख्या बड़ी तादाद में है। उसमें से एक मतदार संघ हमारा हड़पसर का है। अच्छा, ये हड़पसर मतदार संघ जो है ये क्या सिर्फ ऐसे ही बना? तो नहीं साथियों, इसको बनाने के अंदर जिन लोगों का योगदान है उनका योगदान भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। मैं यहाँ जाहिर आप तमाम लोगों के सामने यहाँ के चारों नगर सेवक, फिरोज भाई हो, रईस भाई हो, हमारे फारूक इनामदार साहब हो, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता हो, जिन लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने का काम किया, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। ताली बजाकर इनका स्वागत करो। आप समझते नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर
1 नंबर पे मतदार संघ का नाम लिया जा रहा है, 1 नंबर के ऊपर। अभी हमारे एडवोकेट अफरोज साहब बता रहे थे कि 7 उम्मीदवार यहाँ पर आ चुके हैं आज तक, और सब के सब मजबूत है। तो हमारे भी इंशाल्लाह उनसे ज्यादा मजबूत हमारा एक उम्मीदवार हो सकता है, और वो उम्मीदवार यहाँ से चुन के जाएगा। आप तारीख उठाकर देखिए, जहां जहां भी इस किस्म के सिचुएशन बने हैं, हालात बने हैं, वहां पर मुसलमान एक हुए हैं, कौम एक हुई है। फिर चाहे वो औरंगाबाद की मिसाल हो, चाहे वो फिर भीड़ उस्मानाबाद की मिसाल हो, या फिर मालेगांव भिड़िया की मिसाल हो, उसी तरह इंशाअल्लाह हड़पसर विधानसभा मतदार संघ के अंदर भी हम तमाम लोग एकजुट होकर अपना उम्मीदवार चुना के देने का काम करेंगे। मैं आपको दूसरी सबसे अहम बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता, सब शऊर रखने वाले कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। हम लोगों को एडवोकेट पठान साहब, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, तमाम लोगों को इसको गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। आज से 40 साल पहले एक आमदार हमारे चुनकर गए थे सन 1900 और 1985 के दौरान में। आज वो मौका आया है कि फिर से 2024 में एक मुस्लिम आमदार हम लोग यहाँ पर चुना के देंगे। इस किस्म का अहद हम तमाम लोगों को करना है, और ताकत के साथ एकजुट होकर हम लोगों को एक मुजाहरा करना है, और आने वाले दिनों के अंदर इनको हमको सबको सबक सिखाना है। जो लोग हम पर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते, या और बात है कि हम लोग कोई महाविकास आघाड़ी के पास टिकट मांग रहा है, कोई फला पार्टी के पास मांग रहा है, कोई फला पार्टी के पास मांग रहा है, मगर साथियों टिकट देते नहीं ये लोग। ये लोगों को सबक ही सिखाना पड़ता है। हम लोगों को अच्छे तरह इसका तजुर्बा है। तो आने वाले दिनों के अंदर अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमारे तमाम मक्ते फिक्र के उलमाओं ने, आपने देखा सन 2024 का जो अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उस लोकसभा के इलेक्शन में मुसलमानों का मतदान सबसे ज्यादा रहा। हमारे मुनव्वर भाई ने भी बताया। तो आने वाले उसका अगर वो लोग हमको मुआवजा देंगे नहीं, आने वाले दिनों के अंदर हमारे लोगों को टिकट देंगे नहीं, तो हम लोगों को ये भी ऐलान करना पड़ेगा कि हम जिस तरह हमारे उम्मीदवार दे सकते हैं, तो तुम्हारे उम्मीदवार को गिराने का भी हम लोग काम करेंगे। मैं इतनी बात करके अपनी बात को ये खत्म करता हूँ। एडवोकेट अशोक तंबुली साहब, ज्यादा टाइम ना ले। मैं ज्यादा नहीं टाइम लूंगा, बहुत शॉर्टली। किसी ने बोला मैं इच्छुक हूँ, इच्छुक बिल्कुल नहीं हूँ। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे एजेंडा मीटिंग के ताल्लुक से कंफ्यूजन है, और मुझे भी कंफ्यूजन है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आज के वक्त में जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, ये इसी वजह से है कि हमारा सियासी कोई हमारा वजूद नहीं है, इस वजह से इस हालात से गुजर रहे। और बहुत मर्तबा जो है आप लोग या हमें कंफ्यूज किया जाता है कि मुसलमान लीडरशिप होना चाहिए या मुस्लिम चुन के जाना चाहिए। आप इसमें फर्क वाजे कर लीजिए। सिर्फ उर्दू नाम होने से मुसलमानों का लीडर नहीं होता है, ये एकदम क्लियर कर लीजिए आपको। जब राज ठाकरे बोल रहा था मस्जिदों पर से भोंगे निकालो, कोई माइका लाल 10 आमदार थे, कोई माइका लाल सामने आके लेने बोला। जिस वक्त राणे गड़बड़ कर रहा था, पुलिस कमिश्नर ऑफिस से मीरा रोड में बोल रहा था कि चुन चुन के मारेंगे, यहां बोल रहा था मस्जिद में घुस के मारेंगे। मुझे बताइए, क्या मुसलमान आमदार नहीं थे? आमदार थे, लेकिन वो मुसलमानों के नहीं बल्कि वो पार्टी के बोल के थे। हमें हमारे लिए हमारी जान से बढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत थी, लेकिन उस सत्ता के अंदर जो ना वहां पे मुसलमान लीडरशिप थी, लेकिन उसके बावजूद जो उनके अंदर गैरत नहीं जागी कि उस पार्टी को लात मार के जो ना बाहर निकलते ताकि कार्रवाई नहीं हो रही रामगिरी बोलते। तो हमें ऐसे लीडर चाहिए जो हमारी आवाज बने, समाज की आवाज बने, ना कि पार्टी की आवाज बने। जब समाज चुन के उनको देगा तब वो समाज से डरेंगे। इसीलिए चाहे कोई भी पार्टी से आए, आघाड़ी से ये आ जाए, लेकिन जो चुन के दे रहे उसको डर होना चाहिए। मुझे समाज का काम करना पड़ेगा, मेरे समाज ने मुझे जिताया, ये डर उनके अंदर पैदा करना पड़ेगा। और उन्हें बोलना पड़ेगा कि तुम पार्टी के नहीं हो, मुसलमान के। क्यों ये वक्त आया मालूम? जब आपको मुसलमान होने के बुनियाद पे मारा जा रहा है, तो मुसलमान होने के बुनियाद पे हमें लड़ना पड़ेगा। ये चीज वादे है, एकदम ये चीज क्लियर कर लीजिए आप लोग। हमें किसी से बैर नहीं है, हमें हमारे संविधान को बचाना है, यहाँ की एकजुटता को बरकरार करना है। तो इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि समाज की तरफ से नेता हो और समाज का नेता हो,
और एक करेक्शन मैं करना चाहता हूं पूना के मुसलमानों के ताल्लुक से, खास करके पूरे इंडिया में एक चीज मशहूर है कि पूना का मुसलमान सबसे जागरूक मुसलमान है। फलस्तीन के अंदर किधर प्रोटेस्ट नहीं हुआ, अलीगढ़ में हुआ केस हुआ, दिल्ली में हुआ केस हुआ, पूना में हमने फलस्तीन का किया। उसके अलावा और भी बहुत सारे मसले हैं जो पूना ने लीड किया। पूना का मॉब लिंचिंग का पहला केस जिसके अंदर सक्सेसफुली मोहसिन शेख को केस के अंदर देसाई को 5.5 साल चढ़ाए। हमारे भाई ने थोड़ा उसमें गलत इंटरप्रिटेशन किया है। उस केस में तौसीफ भाई 3 महीने के लिए सिर्फ थे, वो भी उनको लिया गया था, वरना उस केस के अंदर बाकी लोग जानते हैं कि जो एडवोकेट लोगों की मेहनत है वो सैफल और हाफिज काजी जो बगैर पैसे के उसके लिए इंसाफ के लिए लड़े हुए। तो ये चीजें हैं, हमारी तारीख है पुनः की कि हम लोग जो ना सेट करके देते कि कैसा लड़ना है समाज के लिए। तो आज जो ये शऊर पैदा हुआ है ना, बहुत सारे हमारे अंजुम नामदार और भी लोगों ने बताया, आज जो जमा हुआ है ना ये आगाज है। इंशाल्लाह इसके आगे जो भी नेता है उसको समझना चाहिए कि जब समाज चुन के देने के लिए बैठ रहा है ना तो आगे सवाल भी पूछने के लिए बैठेगा। तो ये चंद चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि समाज का नेता बोल के चुन के देना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे मिर्जा भाई, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को बोलने का कि भाई तू क्यों लड़ रहा, तू क्यों लड़ रहा। ये अपनी अपनी मर्जी है और ये सबको हक है इसका। इससे भाई चालू होगी। और किसी ने यहाँ बोला कि समाज सेवक जो लोग है, सोशल वर्कर जो लोग है वो मीटिंग ले रहे, तो ये जो तीसरी मीटिंग है ये भी सोशल वर्कर नहीं लिए मीटिंग, क्योंकि सोशल वर्कर ने पहली भी मीटिंग लिए थे, दूसरी भी लिया और ये तीसरी भी सोशल वर्कर की मीटिंग है। और सोशल वर्कर रह करके सब काम होता। ये अगर किसी एक तंजीम के ऊपर अगर तुम टारगेट कर रहे रहेंगे तो ये गलत है। वो लोगों का बोलना ये है कि भाई जमीयत इसमें क्यों है, लेकिन जमीयत है करके सब चल रहा। किसी को कोई ठहरे या नहीं ठहरे हो, किसी को हक नहीं है सबको लड़ने का हक है। नहीं, किसी ने जमीयत का नाम नहीं लिया। हेलो, टारगेट